हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो होली की संध्या पर खास करके आप सबका बहुत बहुत अभिवादन है। और एक बार स्वस्थ मन से खास करके होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में नए नए उल्लास और जो नए नए स्वप्न आप सबके हैं वो आपको प्राप्त होते रहें। इसी बिंदु के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिएगा, एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे प्रश्नों की प्रवृत्ति को, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और विशेष करके समझते हैं उन एक पर्यायों को जो हमारे एग्जाम के लिए भी अति उत्तम होता है। तो चलेगा, क्रम की श्रृंखला की शुरुआत यहीं से करते हैं इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। इसी विषय पहलू के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलेगा, क्रम की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न जो आप सबके सम्मुख है कुछ इस तरीके से है। खासा अगर देखा जाए, पहला प्रश्न हम ले आए। एक काम कर लेते हैं, कल का हमने रिवीजन नहीं किया ना, कल का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। कल के प्रश्नों का रिवीजन कहाँ चला गया? अ, लेकिन कल तो हमारी कोई क्लास, परसों हुई थी हमारी क्लास, क्योंकि कल तो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था और उससे पहले जो हुआ था वो तो थेरी वाला टॉपिक हुआ था। खैर कोई ना, हम यहाँ पे उन्हीं को ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा। पहले प्रश्न की जब बात की जाए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर चिन्हित किया गया था सुंदरीकरण के लिए। तो सुंदरीकरण की जब बात की जाए तो सुंदरीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश के 10 और धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया, जिनको क्या किया जाएगा, आप कह सकते हो कि यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से मजबूत बनाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस लिहाज से एक बात आ रही है कि कौन सा ऐसा स्थल है जिसको इसमें चिन्हित नहीं किया गया है। तो चिन्हित ना करने का जो एक पूरा पैटर्न है वह आपको दिख मिलता है कौन सा, यहाँ पे गोरक्षनाथ मंदिर। गोरक्षनाथ मंदिर की जब बात की जाए तो ये इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विधानमंडल में जो आपका बजट इस वर्ष का पेश किया गया था, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी धनराशि क्या थी? तो उसकी धनराशि थी, आप भी जानते हैं, 6,90,000 करोड़ रुपए की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में तीर्थ विकास परिषद बनाने की बात की गई थी? तो आप भी जानते हैं ये वर्तमान जो अयोध्या है वहां पे बनाने की बात चली थी। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे कितने नए इंडस्ट्रियल सिटी वगैरह डेवलप किए जाएंगे? तो आप भी जानते हैं इसमें आपके 5 डेवलप किए जाने थे। और इसी तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे आपके 11 आपके डेवलप किए जाने थे। ठीक है, आपके यहाँ होली, हाँ कल है। ठीक है, लेकिन पता नहीं ये कौन सा पैटर्न है। कल यहाँ दिल्ली में तो हमने देखा कि कल जलाए आज ही मना लिया, और इसमें एक अलग उत्साह होता है। जो छोटे बच्चे बच्चे होते हैं ना, वो आज ही मनाते हैं। ये एक दिन रुक करके हमें नहीं लगता उतना फील आता है। फील आज ही के दिन आता है कि कल रात में जलाया गया और सात सुबह होते ही हुड़दंग चालू हो जाती है। ये जो एक दिन रुक करके होता है, ये लगता है जैसे तम्बाकू खा के आ रहे हैं, वो वाला फील। उसमें मज़ा नहीं आता है। वैसे मज़ा तो हमेशा आता है, होली का त्यौहार ऐसा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो इसमें क्या हो जाता है, 5 आपके नाम देख मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का हाल फिलहाल में आप कह सकते हो उद्घाटन किया गया, इसकी आधारशिला रखी गई। अगर देखा जाए तो ये किसके द्वारा? तो आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जब हम बनारस की बात करते हैं। ठीक है, यहीं पर देखा जाए तो एक नाम आता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जब बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ पे? फरुखाबाद। फरुखाबाद में इनका जन्म। बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकेशन आपको देख मिलता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में जो एक स्थल है वह कौन सा होता है? वह आपका अमनगढ़ होता है। उत्तर प्रदेश में साहित्य अकादमी अवार्ड की जब बात की जाए संजीव को दिया गया, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसे ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के संबंध में जो जिला होता है वह आपका सुल्तानपुर होता है। और यहाँ पे बिल्कुल बखूबी याद दिलाया, इस चीज़ को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। ये जो 6,90,000 रुपये का बजट था, ये पिछला बजट था। अब की बार का जो बजट है वो 7,36,000 का है। ठीक है, कल आपने ध्यान भी नहीं दे रहा था, ये 7,36,000 करोड़ रुपए का है। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने रिकॉल कराया। ये बजट पिछला जो था वो 6,90,000 का था, अब की बार का 7,36,000। बिल्कुल अच्छी बात आपने याद दिला दी। ठीक है, चलिए आप लोग भी एक बार अपडेट कर लीजिएगा। ये बाई चांस कह सकते हो गलती है, जिसको हमने पिछले क्लास में भी किया है। अगर आप इसे देखे हैं तो इसे थोड़ा सा अपडेट करते चलिएगा कि बजट वाला जो क्वेश्चन है उसमें 7,36,000 होगा, क्योंकि पिछला 6,90,000 था। ठीक है, इस चीज़ को हमने पिछले में दोहराया भी, और वहाँ पे भी आप लोगों ने नहीं बोला। खैर कोई ना, अभी कोई परीक्षा में आप नहीं बैठे थे, कम से कम समय से पहले जागृत है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो साहित्य अकादमी अवार्ड ये संजीव को दिया गया, खास करके सुल्तानपुर से समित है।
इवन अगर यहीं पे देखा जाए शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद की जब बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से हमारे यूपी में देख मिलता है, तो यह यूपी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आजाद पार्क ये आपके प्रयागराज में देख मिलता है। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो मिलियन प्लस शहरों की संख्या कितनी है, तो शहर की जब बात करेंगे तो इनकी संख्या आपको 7 देख मिलती है, लेकिन जिलों की जब बात की जाए तो जिलों की संख्या 12 होती है। रामसर साइट अगर इनकी बात की जाए तो इनकी संख्या क्या है, तो रामसर साइट आपके 10 हमारे यूपी में देख मिलती है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आप भी जानते हैं ये मथुरा में देख मिलता है। दुबतारा जोशी इनका संबंध किससे है, तो आप भी जानते हैं ये कत्थक जो हमारी यूपी की विधा होती है। उत्तर प्रदेश में कम विधानसभा वाला सीटों की संख्या कहाँ पे है, तो आपके महोबा में देख मिलता है। महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, ये 3 नाम आपको दिख मिलते हैं। किस ऐप का एप्लीकेशन संस्कृत के बढ़ावा के लिए, तो ऐप की जब बात की जाए तो ऐप नाम होता है शास्त्रार्थ, ठीक है। अब तो ऐप आ गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। जीके जीएस बाई अमित पांडे, ठीक है। तो जीके जीएस बाई अमित पांडे की जब बात की जाए तो ये एप्लीकेशन का नाम है जो आपको अब प्ले स्टोर पे मिल रहा है। खास करके इसके अंदर हमने बताया कि 1 तारीख से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। अब धीरे धीरे इसमें नई नई चीज़ें ऐड होंगी। अभी चूंकि नया बना है ना, तो अभी थोड़ा हमें लगता है कि पूरी तरीके से लगभग खाली दिख रहा होगा। आप करेंगे ए महाराज का लोड करा दिए, एकदम कुछ है नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेंगी, वही है, थोड़ा धीरे धीरे उसमें क्या होगा, ऐड होगा। अभी केवल लॉन्च हुआ है, एप्लीकेशन आपके बीच आया है। कल हमने बताया था कि उसका रिन्यूअल था, सुबह तक आ जाएगा, तो अब आ चुका है। इसमें एप्लीकेशन आ चुका है। धीरे धीरे सारी चीज़ जैसा कि हम बता रहे थे, प्रीवियस पेपर हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, क्वेश्चन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे अब मिलनी आपको आगे से चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा कि एकदम खाली दिख रहा है, का दिखा दिए हैं, ऐसा लग रहा है दिल्ली में काली ब्रोकर चार्ज लेकर के चले गए, कमरा दिला दिए हैं, अभी हमें खूंटी हम लगाएं हैं, पंखा हम टांगे, बत्ती हम लगाएं, तो क्या करने के लिए यही मकान मालिक बने थे। खैर, तो जल्दी से सारी चीज़ें मिलेंगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे की जब बात की जाए तो किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था आपको दिख मिलती है, तो घर जमाई की जो व्यवस्था दिख मिलती है वो हमने बताया था किसके बारे में, बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति। उत्तर प्रदेश में सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो ये आप भी जानते हैं, अखिलेश सिंह यादव, ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होते हैं। हरियौध कला केंद्र यह यूपी में आपको दिख मिलता है, कहाँ पे, तो आप भी जानते हैं यह आजमगढ़ में अवस्थित है। यहीं पर देखा जाए तो कर्मान्वित एक जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे, तो ये मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। रूमी दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो रूमी दरवाजा की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, आज रूमी दरवाजा की बात की तो यह लखनऊ में देख मिलता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना कब चालू की गई, तो आपके 2004 में चालू किया गया। किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, तो आप भी जानते हैं नेपाल के साथ लगती है, 7 जिलों की सीमा। चकबंदी योजना पूरे प्रदेश में कब लागू की गई, तो आप भी जानते हैं 1958 में लागू किया गया। और यहीं पर देखा जाए तो अयोध्या मंडल में नहीं आता है, तो वो होता है बहराइच, क्योंकि बहराइच गोंडा के अंतर्गत आता है। तो ये हमने क्या किए थे, कल के प्रश्नों को देखा था। धर्म प्रकाश की जब बात की जाए तो इसका हिंदी उर्दू में प्रकाशन, तो इसके बारे में हमने चर्चा में रखा भी था कि ये हिंदी उर्दू प्रकाशन 1890 में हुआ था। कुशीनगर की जब बात की जाए तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था, तो ये 483 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। और यहीं पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खास करके अधिकार में लिया गया मथुरा संग्रहालय, तो ये कब, यह 1912 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई, तो उर्दू अकादमी के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहीं पर अगर देखा जाए तो खासा ध्यान रखिएगा कि हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य ये पूछा गया कि ये जो क्लासेज होती है इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलती है, तो हमने बताया देखिए टेलीग्राम होता है, लेकिन टेलीग्राम में कई बार अनियमितता होती है। तो अब इस दशा में ध्यान रखिएगा कि जो आपका एप्लीकेशन है वह एकमात्र स्रोत हो जाएगा जिसके ऊपर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो खासा आपको क्या ऐड करना है, जीके जीएस बाई अमित पांडे, ठीक है। जीके जीएस बाई अमित पांडे नाम का जो एक एप्लीकेशन आपके बीच आ चुका है, अब आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा, अब आपकी जो क्लासेज के अलावा पीडीएफ वगैरह होती हैं वो सब क्या हो जाएंगी, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। नीलेश जी ने डाउनलोड कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ठीक है। आप लोग ही डाउनलोड करेंगे तभी आप लोगों का ही एक आधार है, बाकी और का है, ठीक है। दुनिया तो गोल है, ठीक है। तो जिन जिन की ज़रूरत है वो लोग ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये अपने आप में बेहतर होता है, ठीक है। निमेश शुक्ला, चलिए। तो चलिएगा पहले बिंदु के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके साथ कहा जा रहा है कि बताइए उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, ठीक है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। अरे लेट हो गए थे, कहें सो गए थे हम भी, आजकल मौसम है खुमार वाला चल रहा है ना, और आज वाला कुछ ज़्यादा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल डाउनलोड करके रख लीजिए,
ठीक है। अब पीडीएफ पे मिलेगी और इधर उधर हम कहीं नहीं डालेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, 5 लोगों को भी ऐड करेंगे, चलिए अच्छी बात है। चलिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा? बेसिकली अगर देखा जाए हमारी यूपी में जो राष्ट्रपति शासन लगा 1954 में, 1968 में, 1972 में, 1962 में। तो शुद्ध रूप से ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंशियल शासन की जब बात की जाए तो ये कब लगता है? वैसे आजकल राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ पे काफ़ी चर्चा में चलता है, लेकिन यहीं पर एक विषय हम जरूर सरकारों से पूछना चाहेंगे कि भैया अगर कोई आदमी जेल चला जाता है तो वहाँ से वो चुनाव लड़ लेता है, वहाँ से वो मंत्री पद पे बना रहता है, वहाँ से वो राज्य का मुख्यमंत्री पद भी धारित कर लेता है, लेकिन एक अभ्यर्थी जब जेल जाता है ना तो उसकी मार्कशीट में उसने कौन सा ऐसा काला स्याही उस जेल में जाके प्राप्त किया था कि मार्कशीट पे उड़ेल दी जाती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। ये न्याय संगत व्यवस्था हमें नहीं लगती है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि अगर कोई जेल वगैरह जाता है ना तो सबके समान हो व्यवस्था। हम लोगों के लिए क्या होता है कि एक बार आप गलती से जेल चले जाइए, आपने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, केवल जेल हो के चले आइए, दोषारोपण अलग बात है, तो फिर क्या होती है, सरकारी नौकरी में बाध्यता जरूर हो जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, सदैव आपका किया जाता है कि आपने क्या क्या किया है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर चला जाता है तो उसका इस तरीके से व्यवहार, ये थोड़ा सा हमें समझ नहीं आया। बाकी तो भाई देखो, व्यक्ति हैं अपने आप में विशेष हैं, बहुमत है, अच्छी बात है, ठीक है, होना चाहिए, उनका अलग ही आधार है। लेकिन इस बात पे हमें थोड़ा संदेह हुआ कि बच्चों के लिए क्यों ऐसा हो रहा है। आखिर वो तो युवा हैं, उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी कानून के नज़रिए में सबको बराबरी मिलनी चाहिए। खैर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की जब बात की जाए तो पहले चरण में कब लागू हुआ? आप भी जानते हैं, अनुच्छेद 352 जो है वो हमारे यहाँ पर क्या कहता है, हमारे यहाँ पर यह कहता है कि राज्यों के परिप्रेक्ष्य क्या करेंगे, राज्यों के परिप्रेक्ष्य राष्ट्रपति शासन लगाए जाएंगे। पहली बार कब लगा? पहली बार अगर देखा जाए तो पहली बार जो पेप्सू नाम का लोकेशन था पंजाब, तो पंजाब राज्य की जब बात की जाए तो पंजाब राज्य में ये क्या किया गया, लगाया गया। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं हमारी यूपी में खास करके कुल 10 बार लग चुका है, ठीक है। तो कुल 10 बार क्या हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। यहीं पर अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में पहली बार कब लगा, तो हमारी यूपी में पहली बार 1968 में लागू हुआ। और हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में अंतिम बार कब लगा, तो अंतिम बार जो लगा है वो लगा है 2002 के अंतर्गत, ठीक है। तो 2002 की जब बात की जाए तो 2002 में अंतिम बार में क्या हुआ था, यह आपका लगाया गया था, ठीक है। तो हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में 1968 में पहली बार लगा और 1968 के बाद 2002 में अंतिम बार लगा था। ये 10 बार लगा था। इसको हम राष्ट्रपति शासन वकूल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं राज्यपाल जो होता है एक व्यक्ति के रूप में, ये क्या होता है, ये राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब राष्ट्रपति को राज्यपाल समय समय पर क्या करता है, सूचना देता रहता है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति ही ने नियुक्त किया है कि भाई हम तो हर राज्य में जा नहीं सकते हैं, तो उस दशा में आप क्या करिए, जो राज्यों की प्रमुख घटनाएं हैं उसको हमें क्या करिए, बताते रहिए। तो राज्यपाल क्या करता है, मान लेते हैं किसी राज्य में बहुमत नहीं है, किसी राज्य में संविधान सम्मत शासन नहीं चल रहा है, या किसी राज्य में अनियंत्रित व्यवस्था है, तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, मतलब राज्यपाल के कहने पर, राज्यपाल के सूचना देने पर राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति अपना सीधा शासन थोप देता है और इसी को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 352 का आधार होता है। वैसे राष्ट्रपति के पास 2 आधार और ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये किसे समित है, तो आप भी जानते हैं अनुच्छेद 356 की जब बात की जाए तो ये समित होता है हमारे यहाँ पर किसके परिप्रेक्ष्य में, जब हम बात करते हैं आपातकाल को लेकर के, और 360 की जब बात की जाए तो वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको मिलती है। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सामान्य राज्यों के लिए राष्ट्रपति शासन होता है, लेकिन आपके पास अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उस दशा में ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपने कई बार सुना होगा, जब हम किसकी बात करते हैं, जम्मू कश्मीर जैसे, तो वहां पे राज्यपाल शासन नाम एक आया था। राज्यपाल की जब बात की जाए तो राज्यपाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उपराज्यपाल वहां पे क्या होता है, मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कई बार इस्तेमाल किया जाता था मतलब राज्यपाल शासन, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि अब चूंकि राज्य की बात चली है तो राज्य के परिप्रेक्ष्य 2 चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर 2 ऐसे राज्य हैं,
कितने? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इतर दो ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत खासा क्या होता है, यहाँ पे आपने सुना भी होगा कि जब हम बात करते हैं दो राज्य किसके बारे में, एक तो पुडुचेरी और एक आपका दिल्ली। इन दो राज्यों की जब बात की जाए तो ये दो राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की क्या है, विधानसभा वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो विधानसभा की जब बात की जाए तो विधानसभा ध्यान रखिएगा ये दो राज्यों में होती है, पुडुचेरी और दिल्ली के अंदर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की बात की तो रेशम अनुसंधान संस्थान, रेशम अनुसंधान संस्थान और विकास केंद्र यह उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इसका संबंध क्या होगा, कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में या फिर आपके सोनभद्र में। रेशम अनुसंधान संस्थान, आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, रेशम अनुसंधान संस्थान। रेशम की जब बात की जाए तो रेशम आप भी जानते हैं ये किसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो कई बार आपको बताया है। ककून की जब बात की जाए तो ककून आपने सुना होगा, जिसके परिपेक्ष में क्या बोला जाता है, खास करके रेशम का कीड़ा। तो रेशम का एक कीड़ा होता है, कई बार आपने सुना भी होगा इसके बारे में, रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा क्या करता है, ककून बनाता है, जिसको परिपेक्ष हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार इल्ली के रूप में भी जानते हैं। किसके ऊपर बनाई जाती है, तो ये सहतूत की पत्ती पर बनाई जाती है। कई बार आपने सुना होगा इस पूरे कल्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं सेरी कल्चर। सेरी कल्चर हमारे पूरे भारत की जब बात की जाए तो मान्यता अनुसार आपने तीन प्रकार के रेशम का नाम सुना होगा, जैसे एक नाम होता है टसर रेशम, ठीक है, टसर के अलावा एक का नाम होता है इरी रेशम, और एक के बारे में आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं मूंगा रेशम। ठीक है, तो ये अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। संयोग से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यूपी में तीनों लोकेशन आपके पाए जाते हैं। बेसिक आप भी जानते हैं, जैसे गोंडा लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। इवन आप कह सकते हो कि हमारे ललितपुर लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है। इवन आप कह सकते हो कि जो सोनभद्र का लोकेशन है वहाँ पर भी क्या होता है, इसका अच्छा खासा उत्पादन किया जाता है। मतलब हम यूपी की अगर बात करें ओवरऑल, तो यूपी में क्या होता है, अधिकतर मात्रा में ये आपके उत्पादित किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर खास करके कहा जा रहा है कि इसके परिप्रेक्ष्य एक शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह आज वर्तमान में सोनभद्र में देख मिलता है। कहाँ पे, सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र के अंतर्गत यह नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। किस परिप्रेक्ष्य में, सोनभद्र की जब बात की जाए तो यहाँ पर रेशम अनुसंधान और संस्थान। वैसे रेशम के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, अभी आपने बनारस का नाम सुना होगा, क्योंकि बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में क्या स्थापित किया गया है, बनारस में सिल्क एक्सचेंज सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो सिल्क एक्सचेंज की जब बात की जाए तो सिल्क एक्सचेंज सेंटर जो है वह आपके बनारस में स्थापित किया गया है। तो बनारस में सिल्क एक्सचेंज सेंटर स्थापित किया गया है। और सिल्क के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो नामों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी यूपी में दो उत्पाद काफ़ी फेमस है। एक आपकी बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी की जब बात की जाए तो ये अपने आप में काफ़ी फेमस है। किस लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये रेशमी सिल्क से बनती है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, खास करके ललितपुर में, ललितपुर जिले की जब बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सिल्क साड़ी आपको देख मिलती है। कैसी, रेशमी। जब हम बात करते हैं सिल्क साड़ी तो यहाँ पे रेशम से ही संबंधित आपका जो सिल्क होता है उसका नाम यहाँ पे आपको देख मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। किसके बारे में, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत सोनभद्र नाम का जिला, जहाँ पे क्या होता है, रेशम अनुसंधान संस्थान आपको देख मिलता है। रेशम परिपेक्ष्य ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर से होता है। सहतूत, इल्ली और ककून, रेशम का कीड़ा, ये सब नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये क्या किया गया, पूछा गया है। जैसे एक बार यही क्वेश्चन सीधे पूछा गया था कि जो रेशम के कीड़े एक गोल आइटम इकट्ठा कर देते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा, उसे ककून कहा जाता है। इवन कई बार पूछा गया कि जब रेशम बनाया जाता है, चूंकि इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसके चुनने के, तो इस दशा में इल्ली के बारे में एक बार पूछा गया था, तो इल्ली को भी ध्यान रखिएगा। और सीधे शब्दों में नाम ही पता चला है किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये रेशम का कीड़ा ही इसे कहते हैं। कल्चर की जब बात की जाए तो सेरी कल्चर, और कौन सी पत्ती खाते हैं तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके सहतूत की पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके प्रश्न में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, टसर आप कह सकते हो कि झारखंड में पाया जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। टसर की जब बात की जाए तो आपके झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो जनघनत्व है, जनघनत्व की जब बात की जाए तो जनघनत्व वृद्धि कितना हमें देखने को मिल जाती है।
अगर इसकी बात की जाए तो जनघनत्व वृद्धि हमें दिख मिलती है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें जनघनत्व का मतलब क्या होता है, जनघनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एरिया पूरा पूरा है और 1 किलोमीटर एरिया के परिप्रेक्ष्य में 1 किलोमीटर लंबाई है और 1 किलोमीटर क्या है, चौड़ाई है। तो उस दशा में क्या होता है, इस एरिया में कितने लोग औसत आपके निवास करते हैं, ठीक है, इस एरिया में औसत कितने लोग निवास करते हैं। पहली बात तो आती है सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे निवास करते हैं, तो खासा ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो संख्या होती है, सर्वाधिक संख्या 3971 होती है, कहाँ पे निवास करती है, ये गाजियाबाद में निवास करती है। और इसका सीन हमने बताया भी था, क्योंकि गाजियाबाद जो एक रीजन है वो थोड़ा सा कह सकते हो शहरी रीजन है, और शहरी रीजन होने की वजह से जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में। फिर बात अगर की जाए तो सबसे कम कहाँ पे निवास करती है, तो सबसे कम निवास करती है आपके ललितपुर में। ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर में कितने, ललितपुर में केवल 242 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब बात आती है कि हमारे यहाँ की वर्तमान अवस्था क्या है। तो वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान की जो अवस्था है वह आपको क्या दिख मिलती है, वह आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर 829 लोग क्या करते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने, 829 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इन द सेंस अगर हम पिछले की बात करें तो पिछले के संदर्भ में और अब के संदर्भ में कितना अंतर होता है, 129 का। तो इसका मतलब आप 129 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 139। तो कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गए 0 और 11 में से 12 गया, कितना होगा, 11 में से 12 नहीं जाता है, 12 में से 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 12 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका मतलब पिछलका जो रहा 2001 वाला वह कितना रहा, वह 690 रहा। 2001 की जब बात की जाए, हम सही है ना, 6 1 7, हाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2001 में 690 रहा और अब की बार जो है वो 829 होता है। अच्छा, देश के बारे में अगर कोई पूछे वो कितना होता है, कोई बताने की कोशिश करे। देश का अगर हम घनत्व की बात करें तो देश का आज वर्तमान में घनत्व क्या है, ठीक है। देश की जब बात की जाए तो देश का आज घनत्व कितना है, कोई कमेंट करके बताए, ठीक है। क्योंकि देश के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो देश से हमारी संख्या कुछ ज़्यादा ही है, 447 ज़्यादा है। और यही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी पीसीएस में। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान जो हमारी यूपी की जनसंख्या है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारी यूपी के अंतर्गत जो एक जनघनत्व पाया जाता है वह हमारे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या होती है, जो जनघनत्व होता है वह आज देश से क्या है, ज्यादा मात्रा में है। 943 नहीं है, 943 जो है वो लिंग अनुपात है, ठीक है। 943 आपका क्या है, लिंग अनुपात के रूप में जानी जाती है। हाँ बिल्कुल, गंगा ने बिल्कुल सही बताया। आज ये वर्तमान में कितना है, 382 है, ठीक है। तो 382 लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये देश की जब बात की जाए तो देश की वर्तमान क्या होती है, प्रति वर्ग रहने वाली संख्या जो होती है वो 382 होती है। और 382 के परिप्रेक्ष्य यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाता है, इस दशा में आप कह सकते हो कि 447 ज्यादा होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यही है 382 आज हमारे यहाँ पर देश का होता है। खैर, कहा जा रहा है कौन बनारस घराने के परिप्रेक्ष्य में तबला वादक के रूप में नहीं जाने जाते हैं, अर्थात इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो एक प्रसिद्ध तबला वादक के रूप में नहीं जाने जाते हैं। बनारस घराने से इनका संबंध है और तबला वादन से इनका संबंध बिल्कुल नहीं होता है। ये नाम है पंडित शारदा साहब, पंडित अनोखीलाल, पंडित कंठे महाराज या फिर वाजिद हुसैन। अगर नामों की बात की जाए तबला वादन, खासा अगर देखा जाए तो अब इस दशा में बनारस घराने से इनका संबंध नहीं है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें नाम किसका आएगा, वैसे बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में कई बार आपने सुना होगा किसके बारे में, पंडित बिस्मिल्लाह खान। अभी हमने चर्चा भी किया था, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान की जब बात की जाए तो अभी इनकी वर्षी भी थी। खासा अगर देखा जाए तो इसके अलावा आपने सुना होगा पंडित रविशंकर के बारे में। पंडित रविशंकर की जब बात की जाए तो पंडित रविशंकर जो एक प्रसिद्ध सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी गिरजा देवी, ठीक है। गिरजा देवी की जब बात की जाए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम संयोग से आप कह सकते हो अप्पा जी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। ये सारे लोग क्या होते हैं, ये बनारस से हैं। अब बनारस की जब बात की जाए तो बनारस से कौन संबंधित नहीं है, तो तबला वादन के रूप में ध्यान रखिएगा, ये जो वाजिद हुसैन है,
वाजिद हुसैन की जब बात की जाए तो वाजिद हुसैन का संबंध यहाँ से बिल्कुल नहीं आता है। खासा अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से आता है, तो ये लखनऊ घराने से है। ठीक है, लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ घराने से इनका संबंध होता है। हैं तो तबला वादक ही, लेकिन इनका जो संबंध है वो लखनऊ घराना है। बाकी कंटे महाराज की जब बात की जाए, पंडित अनोखी लाल की बात की जाए और शारदा शाह है, तो इन सबका संबंध यहाँ से होता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो लखनऊ के परिप्रेक्ष्य नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, बेगम अख्तर। बेगम अख्तर की जब बात की जाए तो बेगम अख्तर का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपके लखनऊ से काफ़ी फेमस है। इवन आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, बिंदा दीन के बारे में। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके अच्छन महाराज, अच्छन महाराज के अलावा अगर देखा जाए तो आपके लच्छू महाराज। ठीक है, लच्छू महाराज, ये सारे नाम क्या होते हैं, ये सारे नाम जो होते हैं वो आपके लखनऊ से समित हैं। तो लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ से इनका नाम खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लखनऊ से इनका नाम प्रमुख रूप से देखने मिलता है। क्लियर। सैयद सालार मेला, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के किस जिले से इसका संबंध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सैयद सालार मेला। और एक काम जरूर करिएगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो बेसिक सा काम करना है कि आपको इस सेशन को भी लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सैयद सालार का मेला उत्तर प्रदेश में आपका आयोजित किया जाता है। नाम की बात करें तो ये सहारनपुर में, बहराइच में, रामपुर में या फिर आपके बरेली में। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, हाँ गोदई महाराज भी आपके बनारस से हैं। ठीक है, सैयद सालार मेला, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा किसके बारे में, सैयद सालार की जब बात की जाए तो आपने नाम भी सुना होगा जब हम बात करते हैं सैयद मसूद गाजी। ठीक है, तो सैयद मसूद गाजी की जब बात की जाए तो सैयद मसूद गाजी के रूप में इनका नाम चर्चा में लिया जाता है। कहाँ से समित है, तो आपने सुना भी होगा ये आपके आज का जो बहराइच का लोकेशन है, बहराइच से यहाँ से इनका संबंध आपको देखने मिलता है। अच्छा, बहराइच की जब बात की जाए तो बहराइच से एक नाम याद आता है किसके बारे में, राजा सुहेल देव के बारे में, क्योंकि आप भी जानते हैं राजा सुहेल देव की जब बात की जाए तो राजा सुहेल देव का भी संबंध यही खास करके बहराइच से होता है। और बहराइच के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभी इनकी क्या की गई है, इनका एक स्मारक वगैरह भी आपका स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो स्मारक की जब बात की जाए तो अभी इनका एक यहाँ पे स्मारक स्थापित किया जा रहा है। स्मारक स्थापित करने के अलावा अगर देखा जाए तो इन्हीं के नाम से ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम बहराइच की बात करते हैं तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा सुहेलवा पक्षी विहार। ठीक है, तो सुहेलवा पक्षी विहार की जब बात की जाए तो सुहेलवा पक्षी विहार का भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी आपके इसी परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। शाकंभरी मेला, अच्छा कुछ कहीं उठा के कहीं पकड़ा दो, मतलब शाकंभरी कहाँ है और कहाँ से बहराइच है, शाकंभरी कहाँ लगता है, शाकंभरी सहारनपुर में लगता है। ठीक है, ठीक बताया था, साला बहरा हो गया, ये सब सीखो, अच्छा नाम ना सीखो। ठीक है, सुहेलवा पश्चिम बिहार की जब बात की जाए तो उसका संबंध क्या है, ये आपके बहराइच से देख मिलता है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो राजा सुहेलदेव के बारे में अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसके बारे में, राजा सुहेलदेव के नाम पे एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे, राजा सुहेलदेव की जब बात की जाए तो राजा सुहेलदेव के नाम पे एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और ये राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हो रहा है, तो ये राज्य विश्वविद्यालय ध्यान रखिएगा या आपके आजमगढ़ में स्थापित हो रहा है। ठीक है, आजमगढ़ की जब बात की जाए तो आजमगढ़ का नाम ध्यान रखिएगा, आजमगढ़ के अंतर्गत क्या होता है, राजा सुहेल देव के नाम से खासा एक विद्यालय आपको दिख मिलता है। बहराइच के अंतर्गत नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के किस जिले से समित है, तो बहराइच में एक नाम और आपने सुना होगा, खास करके जब हम बात करते हैं मेला लगता है तो यहीं पे आपके थारू जनजातियों ने क्या किया था, अपना एक जो निजी बैंक होता है, खास आप जानते भी हैं, निजी बैंक यहाँ पे स्थापित किया था। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा किसके बारे में, होम स्टे योजना। होम स्टे योजना की जब बात की जाए तो होम स्टे योजना यहीं पर क्या की गई थी, आपके इनके माध्यम से आपके चालू करी गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी एक नाम और ध्यान रखिएगा, चूंकि बहराइच से होम स्टे योजना की बात हमने किया तो यहीं पर एक लोकेशन पड़ता है बलरामपुर। तो बलरामपुर में क्या चर्चा में था, बलरामपुर की जब बात की जाए तो बलरामपुर का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थारू जनजातियों के लिए क्या किया गया है, एक आपका संग्रहालय स्थापित किया गया है। क्या है, संग्रहालय की जब बात की जाए तो संग्रहालय का नाम देखने को मिल जाता है कहाँ पे, जब हम बलरामपुर जिले की बात करते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर में आपका शामिल नहीं है। यूनेस्को की जब बात की जाए तो यूनेस्को की जो एक सूची आती है, अगर उस सूची की बात की जाए तो उसमें से कौन सा नाम शामिल नहीं होता है,
संग्रहालय था, हाँ। करंट के कितने क्वेश्चन आते हैं वो तो परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है भाई, परीक्षा का मूड कर देगा, वो जो मन करे सो पूछ ले। बहरहाल एक औसत जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो ये रहता है कि अगर कोई मान लो 50 क्वेश्चन का पेपर है तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। आज के बदलते परिवेश में लगभग लगभग 5, 7, 8, अधिकतम 10 क्वेश्चन। अगर कोई 50 क्वेश्चन GK GS से समेत है तो उसमें पूछा जा रहा है तो इतने क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, औसतन 10 क्वेश्चन होते हैं। बाकी पूछने का मन परीक्षा के ऊपर होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर बताएं, लेखपाल की परीक्षा हुई थी जिसमें एक पार्ट था आपका 25 प्रश्न का ग्रामीण परिवेश। इतना बढ़िया परीक्षक आया था कि उस ससुरा ने तो सारा किताबिया जरा दिया, क्योंकि देखा यूट्यूब पे कूद कूद कर लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसने कहा आओ बेटा हम समझाते हैं तुम्हें। उत्तर प्रदेश की जितनी योजना थी, देश सरकार की जितनी योजना थी, सबसे उठा के क्वेश्चन 23 क्वेश्चन सीधे सीधे योजना से दे दिया, जाओ मजा काटो, बहुत पढ़े हो तुम लोग। तो ये परीक्षक का मतलब होता है, ठीक है। वहाँ पे वो क्या करे। खैर, धरोहर की जब बात की जाए तो धरोहर का संबंध क्या हो जाता है। नाम की जब बात की जाए तो नाम आपको देख मिलता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, रामलीला की जब बात की जाए तो रामलीला बिल्कुल इसमें शामिल किया गया है। खासा इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये 2008 में आपका शामिल किया गया है। 2008 की जब बात की जाए तो आपका शामिल किया गया। कुंभ मेले की जब बात की जाए तो अभी आपने देखा होगा 2017 की जब बात की जाए तो 2017 में चालू किया गया। और यहीं पर अगर देखा जाए तो काशी को सिटी ऑफ म्यूजियम के रूप में क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है। और इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में कब शामिल किया गया था, ये 2014-15 के आसपास आपका शामिल किया गया था, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो अब दशा में क्या होता है, नौटंकी। आज नौटंकी की जब बात की जाए तो नौटंकी का संदर्भ ध्यान रखिएगा। नौटंकी का परिप्रेक्ष्य जो होता है वह आपके इसके परिप्रेक्ष्य में खासा आप कह सकते हो यूनेस्को की सूची में नहीं शामिल है, ठीक है। यूनेस्को की जब बात की जाए तो यूनेस्को में शामिल नहीं है। नौटंकी की जब बात की जाए तो ये कहाँ की फेमस है, हमारी यूपी में आपने कई बार सुना होगा, हाथरस, हाथरस की नौटंकी। और एक नाम और आपने सुना होगा कहाँ का, कानपुर का, ठीक है। कानपुर के और हाथरस की नौटंकी जो है वो काफ़ी फेमस है। यहीं से तो एक व्यक्ति काफ़ी फेमस है हिंदी के, काका हाथरसी, ठीक है। काका हाथरसी की जब बात की जाए तो ये बड़े अच्छे लेखक माने जाते हैं, जो संयोग से यहीं से आपके जाने जाते हैं, ठीक है। तो काका हाथरसी की जब बात की जाए, हाथरस से ही समेत आपको दिख मिलते हैं। खैर, यूनेस्को की सूची की जब बात की जाए तो 3 स्थापत्य का नाम ध्यान रखिएगा जो हमारे यूपी से सम्मिलित हो जाते हैं। स्थापत्य की जब बात की जाए तो इनका संबंध क्या है, पहला तो नाम आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा। ताजमहल की जब बात की जाए तो ताजमहल का संबंध जो आपके कब शामिल किया गया था, ये 1983 में शामिल किया गया। और इसी 1983 की जब बात की जाए तो इसी में क्या हुआ था, जब हम बात करते हैं लाल किला आगरा वाला, आगरा की जब बात की जाए तो आगरा का जो लाल किला है वो भी आपके इसे 1983 में शामिल किया गया। और वर्तमान अगर देखा जाए तो 1986 ये क्या शामिल किया गया, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो फतेहपुर सीकरी होता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी का नाम ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो यह 1986 में आपका शामिल किया गया, ठीक है। तो यह आपके क्या हो जाते हैं, ये खास करके यूनेस्को के स्थापत्य होते हैं। वर्तमान अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर वर्तमान में जो 15वें नंबर का एक तरीके से कह सकते हो मानवता की अमूर्त विरासत है, उसमें गरबा आपका शामिल है। और जब हम बात करते हैं स्थापत्य कला के तो इसकी 42 सूची हो चुकी है। और 42वां जो होता है वो होता है होयसेल मंदिर समूह, ठीक है। होयसेल मंदिर समूह की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। अभी तो आपने सुना भी होगा, खास करके मध्य प्रदेश के 6 ऐसे लोकेशन चिन्हित किए गए हैं जिनको अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अस्थायी सूची मतलब एक तरीके से जिसको वेटिंग लिस्ट हम कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखते हैं, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस एक जिले में अंबेडकर पक्षी विहार देखने को मिलता है। आज तो क्लास मत लेते सर, अरे है क्या करते फिर, थैनी खाते हैं, क्लास ना लेते क्या करते, कौन सा हमारे घरे काम पड़ा है, बर्तनों तो नहीं मांजना है कि मांजे बैठे, दिन का समय होता तो चल दो कहूँ का 2-4 किलो कपड़ा उपड़ा लाते, धो के रख देते, सफा उफा के प्रेस करके दे देते। कुछ काम करना चाहिए ना इंसान को, खाली बैठ के क्या करें, दिन भर सोए। बड़े आए हो, आज नहीं लेना था क्लास, ना पढ़ो, फोड़ दो मोबाइल। अरे बैठे हो, 2-4 अच्छा ज्ञान आ जा रहा है, देख रहे हो, रिवीजन करो, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंबेडकर पक्षी विहार आपको दिख मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो ये समित होता है बिजनौर में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में या फिर आपके पीलीभीत में। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम समित आपको दिख मिलता है उत्तर प्रदेश में अंबेडकर पक्षी विहार।
अंबेडकर पश्चिम बिहार की जब बात की जाए तो ये संबंधित हमें देख मिलता है हमारे यूपी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यह आपके प्रतापगढ़ जिले में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, अंबेडकर के नाम से ये जो पश्चिम बिहार है ये प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। प्रतापगढ़ की जब बात की जाए तो प्रतापगढ़ वही प्रतापगढ़ जो आपके आंवला नगरी के लिए फेमस है, ठीक है। तो आंवला नगरी के लिए जो आपका फेमस है प्रतापगढ़, वहीं पर क्या होता है, ये अंबेडकर पश्चिम बिहार आपको देख मिलता है। वैसे अंबेडकर पश्चिम बिहार के अलावा अगर देखा जाए तो बिजनौर का नाम थोड़ा सा याद आया, तो आपको याद होना चाहिए किसके बारे में, जब हम बात करते हैं कौन सा वेटलैंड था, हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। तो हैदरपुर वेटलैंड की जब बात की जाए तो हैदरपुर वेटलैंड का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपको कहाँ पे देख मिलता है, जो आपके बिजनौर में पड़ता है, ठीक है। बिजनौर में यह नाम आपको देख मिलता है। सुल्तानपुर में तो ऐसा कोई पक्षी विहार नहीं स्थित है। पीलीभीत की जब बात की जाए तो पीलीभीत में पक्षी विहार स्थित है। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। पीलीभीत की जब बात की जाए तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वह आपको पीलीभीत के अंतर्गत देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो आपको पीलीभीत जिले में देख मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हींग और गुलाब की नगरी के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। अब चूंकि आप भी जानते हैं आज गुलाल का दिवस है, रंग दे गुलाल मोरी, ठीक है। तो गुलाल कहाँ से बनाया जाता है, मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे बनाया जाता है, हींग और गुलाब की नगरी, ठीक है। हींग और गुलाल की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। देखो होली होली है, बहुत अच्छी बात है, होली है, दिवाली है, सारा त्यौहार है, लेकिन केकरे लिए है, वो केकरे लिए है जकरे अकाउंट में भर भर के पैसा पड़ा है, हैं। एटीएम कार्ड लौटाए जा रहा है, जींस का थैली में हाथ डालते हैं तो 500-500 की गड्डी निकलती है। वो आदमी मज़ा करे, वो आदमी टूर करे, टिप करे तो समझ में आता है। ये दिल्ली मुंबई के लोग जो दिन भर मजदूर की तरीके से ढोए जा रहे हैं, फैक्ट्री में रगड़े जा रहे हैं, सुबह से लेकर संध्या तक मेट्रो में घुसा जा रहा है, रक्षम बैठने की जगह ही नहीं है। इनके लिए एक आध दिन का छुट्टी समझ में आता है कि चलो होली का समय रहा, यही बहाना, कुछ खा पी लिए, सो गए। तो अरे सब दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा बहुत मेहनत का काम कर रहे हो, हैं। आईबीएम में तो नौकरी ना लगी है, टेस्ला को भी ना टक्कर दे रहे हो कि अंतरिक्ष में जाना है, रोबोट वोबोट का खोज कर रहे हो, ना तो गूगल जैसी बड़ी कंपनी है जेकर मालिक हो कि चलो घास जामी है तो 4-6 छगड़ी लगा दें। ऐसा कोनो बड़ा काम नहीं करते हो, ठीक है। तो जब तक वह लायक औकात ना हो जाए तब तक करे रहो, जितना हो पाए उतना ही करे रहो, यही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जहाँ दिन हो ही जाएगा वह दिन छुट्टी आराम से मनाइयो। पता चल रहा है 5 रुपया मांगना होता है गुलाल के लिए, पापा पैसा दे दो, अगले बाद छुट्टी मनाएंगे हर दिन। त्यौहार तो तेरे लिए का है, वह त्यौहार का कोनो वैल्यू है जहाँ हमेशा मांगेंगे मांगना है, हैं। व्यवस्थित करके फिर जैया हो जाएगा, फिर बढ़िया बढ़िया त्यौहार मनाया जाएगा। हम तो कहते हैं यहाँ त्यौहार मनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ले लीजिएगा गोवा चले जाइएगा, वहाँ समुद्र में पूरा पानी घोर दीजिएगा और बोलिएगा हैप्पी होली, जितना लोग आओ सब लोग नहा लो। लेकिन ये तभी हो पाएगा ना, पहले गोवा जाए टिकट हो चाहिए, तब हो पाएगा। तो उत्तर प्रदेश में हींग और गुलाल की नगरी किसे हम कहते हैं, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, रामपुर में, चंदौली में, हाथरस में या फिर आपके अलीगढ़ में। अगर इसकी बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा हाथरस के अंतर्गत, ठीक है। हाथरस की जब बात की जाए तो हाथरस में यह नाम ध्यान रखिएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो हाथरस एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आपने सुना भी होगा। यहाँ पे हींग को क्या किया गया है, आप कह सकते हो कि हींग के रूप में आपका चिन्हित भी किया गया है, ठीक है। हींग की जब बात की जाए तो हींग के रूप में इसको चिन्हित भी किया गया है। नामों की जब बात की जाए तो रामपुर आप भी जानते हैं, रामपुर की जब बात की जाए तो ये किसके लिए चिन्हित किया गया है, तो रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर चिन्हित किया गया है आपके कैंची नगरी के रूप में। इवन रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर में क्या होता है, आपने नाम सुना होगा यहाँ पे जब हम बात करते हैं छपाई वगैरह के बारे में, ठीक है। तो छपाई कार्य वगैरह जो होता है वो यहाँ से आपको दिख मिलता है, ठीक है। चंदौली की जब बात की जाए तो चंदौली से क्या संबंधित होता है, तो चंदौली में जो आपके ऊनी दरी कालीन वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों को आपको बनाया जाता है। अलीगढ़ का जो संबंध है वह किससे समित है, अलीगढ़ के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ में ताला बनाया जाता है, ठीक है। ताला नगरी की जब बात की जाए तो ताला नगरी ध्यान रखिएगा, यह आपके अलीगढ़ में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक नाम आता है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो हमारे उत्तर प्रदेश में देख मिलता है,
उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यह नाम देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय यह देखने मिलता है। नाम के रूप में देखा जाए तो बनारस में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर आपके गोरखपुर में। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ये नाम समेत होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र मराठा शासक को आधारित करते हुए है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मराठा शासक की जब बात की जाए तो मराठा शासक के रूप में जो इनका शासनकाल था वह आप कह सकते हो कि जो कानपुर का लोकेशन है उस कानपुर में दिख मिलता है, क्योंकि कानपुर में आपको अपने पीछे बताया भी था नाना साहब तात्या टोपे वगैरह की जब बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नाना साहब का नाम सुना होगा। तो नाना साहब के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जब इनका शासनकाल था तो इसी कानपुर के अंतर्गत ही क्या किया गया है, इसे मराठा शासक को समर्पित करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय आपका स्थापित है, जो संयोग से आप कह सकते हो हमारी यूपी में एकमात्र आपको दिख मिलता है। कहाँ पे? कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर का नाम ध्यान रखिएगा। नाना साहब कहाँ से समय थे? तो नाना साहब आपके बिठूर में थे। अच्छा, बात आती है नाना साहब के नाम से भी कुछ है, बिल्कुल है, एक चिड़ियाघर है। कहाँ पे? आपके इसी कानपुर में। ठीक है, तो जो चिड़ियाघर जिसका पूर्व नाम क्या था? जिसका पूर्व नाम था एलन फॉरेस्ट। तो एलन फॉरेस्ट की जब बात की जाए तो एलन फॉरेस्ट का नाम ध्यान रखिएगा। एलन फॉरेस्ट जो है वह कहाँ पे देख मिलता है? तो एलन फॉरेस्ट कानपुर में था, तो इसी का नाम परिवर्तित करते हुए अब क्या कर दिया गया है, खास करके नाना साहब के प्राणी उद्यान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपने राजर्षि टंडन का नाम सुना होगा। राजर्षि टंडन हम क्यों चर्चा में रखते हैं? राजर्षि टंडन की जब बात की जाए तो ये जो विद्यालय है ये आपके प्रयागराज में पड़ता है, और ये प्रयागराज का जो विश्वविद्यालय है ना, ये एक हमारी यूपी का क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती है। ओपन यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि ये खुला विश्वविद्यालय है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे आप इग्नू को समझिएगा। इग्नू में पढ़ाई तो की जाती है, लेकिन उसमें बाध्यता नहीं होता कि आपको स्कूल आना है, कॉलेज के लिए आना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको बाध्यता नहीं होती है, आप अपने वर्किंग कल्चर के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और यह विधा कहाँ पे, ये राजर्षि टंडन में दिख मिलता है, जो आपके प्रयागराज में दिख मिलता है। तो प्रयागराज में एक ओपन यूनिवर्सिटी होती है नाना साहब के नाम से, यह बिठूर में यह विद्यालय खास करके मराठा शासक को छत्रपति साहू जी। हालांकि कानपुर में और भी विद्यालय हैं, जैसे आपको हरकोट बटलर नाम का एक प्रौद्योगिकी विद्यालय दिख मिलता है, जो एक अंग्रेजी अधिकारी के ऊपर आधारित है। इवन इसी अगर कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पे आईआईटी भी देख मिलता है, आईआईटी कानपुर। अभी हमने पीछे आपको बताया भी था, यहाँ पे तो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल भी देख मिलेगा। ठीक है, स्किल स्किल मतलब आप कह सकते हो कि जब हम बात करते हैं कौशल विश्वविद्यालय, तो हमारे देश का पहला जो कौशल विश्वविद्यालय है वह भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आईआईएस अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, अगर इसकी बात की जाए तो ये भी आपको दिख मिलेगा। बिल्कुल आप सही करो, लगे हाथ, ध्यान रखिएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम की जब बात की जाए तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो भी आपको यहीं पर देख मिलता है। एक विद्यालय और ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, बेसिकली ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी विद्यालय है ये एक मेडिकल कॉलेज है। तो मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कई बार क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की जब बात की जाए तो ये भी यहीं पे स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका कुछ भाग हम लोग बघेल खंड के रूप में चिन्हित करते हैं? बघेल खंड की जब बात की जाए तो इसका नाम आपको दिख मिलता है। हाँ, जेके टेम्पल भी है, जेके कैंसर अस्पताल है, बितर का मंदिर है, कई सारी चीज़ें आपको दिख मिलती हैं। महिलाओं के लिए महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर वगैरह ये सारी चीज़ आपको दिख मिलती है। ठीक है, बघेल खंड की जब बात की जाए तो बघेल खंड के रूप में किसका नाम चिन्हित किया जाता है? आज अगर देखा जाए तो पूर्वांचल, बघेलखंड, बुंदेलखंड, भविष्य, अवध क्षेत्र, कौन सा नाम आपको मिलता है? देखिए, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में 3 नाम हम आपको कई बार रेखांकित करते हैं, जो हमारे यहाँ पर खास करके खंड के रूप में पहचाने जाते हैं। कौन कौन से खंड है? तो पहला तो नाम आपने यहाँ पे देखा होगा, जिसको हम नाम देते हैं रुहेलखंड। ठीक है, तो रुहेलखंड होता है। रुहेलखंड के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम किससे समित होता है? एक नाम आपका समझ होता है, जिसको हम कहते हैं बघेलखंड। ठीक है, और एक का नाम क्या होता है, ये पूरी श्रृंखला जिसको हम कहते हैं बुंदेलखंड। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो रुहेलखंड के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि जो आज का बरेली का लोकेशन है उसे रुहेलखंड। बघेलखंड की जब बात की जाए सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये सब लोकेशन आपके सीमित होते हैं। बुंदेलखंड की जब बात की जाए, जहाँ पे आपके बुंदेलखंड के 7 जिले आपके क्रम से चिन्हित किए जाते हैं। ये 3 खंड हमारी यूपी में होते हैं। अब अगर देखा जाए तो बघेलखंड, वैसे मूल अगर देखा जाए तो बघेलखंड जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड में विस्तारित है, लेकिन उसका थोड़ा सा जो एक अंश होता है वो हमारी यूपी में पाया जाता है।
और इसी दशा में हम कह सकते हैं कि ये दक्षिणी वाला हिस्सा होता है, और दक्षिणी वाले हिस्से की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो ये शुद्ध रूप से ये जो बुंदेलखंड की एक पट्टी गई है, खासा अगर इसको हम कहें तो इसके रूप में आपको दिख मिलता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड की पट्टी के अंतर्गत ये आपको दिख मिलता है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम गर्मी पड़ती है? सबसे कम गर्मी हमारे यूपी में देखने को मिलता है। यह नाम समझते हैं आगरा, झांसी, कानपुर या फिर आपके बरेली के रूप में। अच्छा, एक काम जरूर करिएगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग साझा ओझा नहीं करते हैं, बहुत बेकार लगता है। ठीक है, कम से कम चैनल पे जुड़े हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं तो कम से कम वीडियो भी लाइक कर लिया करें, और जो आपन मीता उता होते हैं उन लोगों को भी क्या करें, साझा कर दें, क्लास बताएं कि ये चैनल है तो ये चैनल मैंने ज्वाइन कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्लियर है, तो बढ़िया लगता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जहाँ पे सबसे कम मात्रा में गर्मी पाई जाती है? अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम आपको देख मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य में, आगरा में, झांसी में या फिर कानपुर में या फिर आपके बरेली में। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो गर्मी पाई जाती है वो कब पाई जाती है? तो गर्मी हमारे यहाँ पर पाई जाती है मार्च महीने से। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, मार्च से लेकर के जून का जो महीना होता है वो हमारे यहाँ पर शुद्ध गर्मी का महीना होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जून महीने की जब बात की जाए तो जून महीना जो होता है वो सबसे गर्म माना जाता है। ठीक है, सबसे गर्म महीने की जब बात की जाए तो ये आपका जून का महीना माना जाता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंदर जो संवाधिक गर्मी पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है? तो संवाधिक गर्मी जो पड़ती है वो आप भी जानते हैं आगरा और झांसी का लोकेशन। ठीक है, तो आगरा और झांसी की जब बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब गर्मी के समय पे सबसे कम गर्मी कहाँ पे पड़ती है? तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर ये जो पड़ता है ये बरेली में पड़ता है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब आप बरेली की तरफ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बरेली के जस्ट पीछे ही हिमालय श्रृंखला का जो नैनीताल का रेंज है, मतलब हल्द्वानी की पहाड़ी, तो हल्द्वानी की पहाड़ी होने की वजह से क्या होता है, इसका आधार देख मिलता है। ठीक है, तो हल्द्वानी की जब बात की जाए तो हल्द्वानी की पहाड़ी के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, क्योंकि अब आप भी जानते हैं कोई भी पहाड़ी एरिया होगा तो वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। बाकी लोकेशन की जब बात की जाए मुख्य अपेक्षा तो ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है हल्द्वानी पहाड़ी के नाते। और ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल यहाँ के लोग रजाई ओढ़ के सोते हैं, नहीं होता है, बस नाम मात्र का अंतर होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक सीन समझिएगा कि आप धूप में चल रहे हैं, तो धूप में चलने का एक सीन समझिएगा, और एक सीन ये समझिएगा कि आप पेड़ के तले रुक करके छहा रहे हैं। ऐसा नहीं हो गया कि पसीना आना बंद हो गया, गर्मी बंद हो गई, बस अंतर इतना है। ठीक है, कि कहाँ धूप में चल रहे थे, कहाँ पेड़ की छाया मिल गई, बस इतना होता है। तो जहाँ पूरे प्रदेश में जलने वाली गर्मी होती है, पूरी तरीके से जला के रखती है, तो बरेली में 1-2 डिग्री का क्या होता है, अंतर आपको देख मिल जाता है। ठीक है, खैर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर संतरा उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में किया जाता है? नाम की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है किस एक परिप्रेक्ष्य, उत्तर प्रदेश में संतरा उत्पादन। अच्छा, अगर हम अपने यूपी की बात की जाए तो हमारे यूपी में यह नाम देखने को मिल जाता है कई बार उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए। होली खली खेलेंगे तब तो फिर आदमी वहीं दब जाएगा। ठीक है, होली काहे खली आएंगे खेले भाई, होली के लिए इतना इतना गुब्बारा आता है, फेंक दीजिए आदमी के ऊपर फूट जाए। ठीक है, कपार भी नहीं फूटे वो भीग जाए, वो वाला रहता है। खली आ जाएगा तो फिर वहीं बैठ जाएगा आदमी, उठ ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो, संतरा उत्पादन की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा? देखिए, अगर हम कुछ विशेषतः अपने यहाँ पे फलों उत्पादन की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में आम का उत्पादन जो है वो पूरे यूपी में आपका किया जाता है। आम उत्पादन की जब बात की जाए तो आम उत्पादन के लिए जो फेमस है, पहला तो आप कह सकते हो कि जैसे बनारस हो जाता है, आपका लखनऊ हो जाता है, आपका जो सहारनपुर है, ये सब लोकेशन क्या है, या आपके आम के उत्पादन के लिए काफ़ी चिन्हित माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आप समझिएगा कि हमारे यहाँ पर आम के अलावा जब हम बात करते हैं किसके रूप में, हल्दी के बारे में, हल्दी, अदरक, चना, तो हल्दी, अदरक, चना ये सब कहाँ उगाए जाते हैं, ये आपके बुंदेलखंड रीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपका उगाया जाता है।
आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा किसके बारे में। जब हम यहाँ पे उत्पादन की बात की तो आपका आलू का उत्पादन ये कहाँ पे होता है? आलू का उत्पादन फर्रुखाबाद जिले में होता है, ठीक है। फर्रुखाबाद की जब बात की जाए तो फर्रुखाबाद का नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका आंवला का उत्पादन, आंवला की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे होता है? ये आपके प्रतापगढ़ जिले में देख मिलता है, ठीक है। प्रतापगढ़ में क्या होता है? आंवले का उत्पादन आपको देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारी यूपी के ही अंतर्गत जब हम संतरे की बात करते हैं तो संतरे का उत्पादन कहाँ पे? या आपके सहारनपुर में देखने को मिल जाता है। इवन नामों की जब बात की जाए तो नामों के अंदर ध्यान रखिएगा, एक लोकेशन प्रयागराज, जिसको हम शुद्ध रूप से क्या कहते हैं? अमरूद नगरी की संज्ञा देते हैं। तो अमरूद का जब बात की जाए तो अमरूद का उत्पादन आपके प्रयागराज में हो जाता है। नामों की जब बात की जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा किसके बारे में? महोबा। महोबा की जब बात की जाए तो महोबा किस लिए चिन्हित है? महोबा के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, हम यूपी की बात की जाए तो महोबा में क्या होता है? पान का अच्छा खासा कारोबार किया जाता है, पान उत्पादन यहाँ पे आपको दिख मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसके रूप में? नाम की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत महोबा पान उत्पादन के लिए काफ़ी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, सहारनपुर ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे आपका संतरा उत्पादित किया जाता है, यहाँ पे लीची का भी उत्पादन होता है, ठीक है। लीची की जब बात की जाए तो लीची का भी नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मौसमी की जब बात की जाए तो मौसमी का भी क्या होता है? अच्छा खासा उत्पादन यहाँ पे देख मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप शुद्ध रूप से कह सकते हैं कि जितने भी आपके रसीले फल होते हैं, ठीक है, रसीले फलों की जब बात की जाए तो रसीले फल जो होते हैं वो एक अच्छे खासे नंबर्स में आपके यहाँ पर उगाए जाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके बारे में? जब हम नामों की बात करते हैं तो नामों का आधारित करते हुए चूंकि आपने सुना होगा यहाँ पे लकड़ी का कारोबार, ठीक है, तो लकड़ी का कारोबार किया जाता है। और लकड़ी कारोबार के अलावा अगर देखा जाए तो कागज उद्योग काफ़ी फेमस है, क्योंकि लकड़ी से ही क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर एक प्राचीन कह सकते हो कागज बनाई जाती है पद्धति, अगर उसकी बात की जाए तो आपको यहीं पर देख मिलता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मरुस्थलीय मृदा नहीं देखने को मिलती है? मरुस्थलीय मृदा की जब बात की जाए तो मरुस्थलीय मृदा नहीं देखने को मिलती है। मरुस्थलीय मृदा की जब बात की जाए तो यह नाम आपको नहीं देखने को मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो यह होता है मथुरा, आगरा, अलीगढ़ या फिर आपके बदायूं में, यह नाम आपको देख मिलता है। हो गई औकात ख़त्म, बस यहीं तक सीमित थे ना। इसीलिए कहते हैं कोई काम किया करो या तो मन से करो ना किया करो। 30 राउंड गोली दाग के क्या समझे हम बड़ा तिरमखाज हो गए हैं? अरे लाए होते 1 किलो मिठाई, उतने परिवार भर बैठ के आराम से खाता, लेकिन नहीं, अपने भी पगलाओ दूसरे को पगलाओ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मरुस्थल मृदा नहीं पाई जाती है? मरुस्थल मृदा की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बात हमारे यूपी में जो मिट्टी का एक पूरा पैटर्न पाया जाता है, सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितना? 43%, ठीक है। तो 43% जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से जो थार का रेगिस्तान वाला सीन है। तो थार का रेगिस्तान कहाँ पे देख मिलता है? थार रेगिस्तान की जब बात की जाए तो थार रेगिस्तान के परिप्रेक्ष्य में यह नाम आपको देख मिलता है किससे? थार रेगिस्तान की जब बात की जाए तो थार रेगिस्तान के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि हमारी यूपी का जो आगरा लोकेशन है, आगरा की जब बात की जाए तो आगरा के अलावा आप कह सकते हो जैसे मथुरा का लोकेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जैसे आगरा हो गया, आगरा के अलावा आपका मथुरा हो गया, ठीक है, इवन आपका अलीगढ़ वगैरह हो गया। इन सारे लोकेशन में क्या होता है? इन सारे लोकेशन में थोड़ी बहुत मात्रा में बलुई मिट्टी पाई जाती है। और इस दशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ आगरा, मथुरा, अलीगढ़ इन सब में क्या होता है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। बदायूं में नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि बदायूं की जब बात की जाए तो बदायूं शुद्ध रूप से आप जानते हैं, बदायूं का जो मेन एग्जैक्ट लोकेशन है वो गंगा नदी के पैरेलल है। तो गंगा नदी जहाँ से जाएगी वहाँ पे बलुई मिट्टी कहाँ पे? भाई गंगा नदी के साथ तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे खादर और बांगर मृदा हो जाएगी ना, जो जल रोक करके रखती है। तो जल रोकने वाली मिट्टी क्या हो जाएगी? ये आपके बदायूं में पाई जाती है, ना कि यहाँ पे कह सकते हो बलुई मिट्टी आपको दिख मिलती है। उत्तर प्रदेश से रबी की फसल की जब बात की जाए तो इसकी बुआई के लिए जो एक उपयुक्त समय माना जाता है वह कौन सा माना जाता है? नाम की जब बात की जाए तो रबी फसल बुआई के लिए जो एक उपयुक्त समय माना जाता है यह नाम दिया जाता है।
नाम की जब बात की जाए तो ये जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या फिर जून से जुलाई। आज नामों की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो हमारे यहाँ पर फसल बुआई। फसल बुआई की जब बात की जाए तो फसल बुआई का जो पैटर्न है वो कब से कब तक है, तो मुख्य रूप से आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 मुख्य फसल लगाई जाती है। खाद कायदे से अगर देखा जाए तो रबी फसल, खरीफ फसल और इसके अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो जायद फसल। ठीक है, तो रबी, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार की फसलें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब 3 प्रकार की फसलों की जब बात की जाए तो यहाँ ध्यान रखिएगा, रबी की फसल शुद्ध रूप से आपके सर्दी में लगाई जाती है। खरीफ की जब बात की जाए तो ये बरसात का जब समय आता है तब लगाया जाता है। जायद की जब बात की जाए तो जायद हमारे यहाँ पर गर्मी महीने में लगाई जाती है। तो रबी, खरीफ, जायद, ये आपकी फसलों का क्रम होता है। नाम की जब बात की जाए तो रबी फसल की बुआई जो की जाती है वो कब की जाती है, तो सर्दी में की जाती है। आपके अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में ये आपकी बुआई कर दी जाती है। तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच इसकी बुआई होती है। हाँ, कटाई का जो समय होता है वो आप कह सकते हो फरवरी मार्च का होता है। मुख्यतः इसके लिए अगर देखा जाए तो इसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है न्यूनतम तापमान। न्यूनतम तापमान की जब बात की जाए तो इसकी ज़रूरत होती है। और इवन आप कह सकते हो कि न्यूनतम सिंचाई, तो न्यूनतम सिंचाई के साथ न्यूनतम टेम्परेचर इसकी बेसिक ज़रूरत होती है। कुछ प्रमुख फसलों की जब बात की तो जैसे आपने गेहूं का नाम सुना होगा, गेहूं के अलावा चना का नाम सुना होगा, चना के अलावा आपने मटर का नाम सुना होगा, मटर के अलावा जौ, जौ के अलावा अलसी। ठीक है, अलसी अर्थात जिसको हम तीसी वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके इस सीजन में आपके उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब करी गई। गौ सेवा आयोग की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब करी गई। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम आपको मिलता है 1985 में, या यही पर अगर देखा जाए तो 2014 में, या 2009 में, या फिर आपके 1999 में। नामों की जब बात की जाए तो गौ सेवा आयोग की स्थापना यह हमें देखने को मिल जाता है। गौ सेवा आयोग बेसिकली अगर देखा जाए तो गौ सेवा आयोग किस परिप्रेक्ष्य में आपका स्थापित किया गया, ये हमारे यहाँ पर जो गौवंशीय जानवर पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए। गौवंशीय जानवर, गौवंशीय जानवर मतलब आप कह सकते हो जिसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि जैसे गाय, गाय के अलावा बैल। ठीक है, इवन आप कह सकते हो कि जैसे बछड़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये गौवंशीय जानवर होते हैं। इसी में एक और नाम आपको देख मिलता है जिसको हम कहते हैं महिषवंशी। ठीक है, तो महिषवंशी की जब बात की जाए तो महिषवंशीय का संबंध क्या होता है, महिषवंशीय मतलब आप समझिएगा जिसको हम एक तरीके से भैंस के परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं। तो भैंस, भैंसा, पड़वा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देख मिलती हैं। गौ सेवा आयोग के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ब्रांड एम्बेसडर की जब बात की जाए तो ये आपकी हेमा मालिनी। ठीक है, तो हेमा मालिनी की जब बात की जाए तो हेमा मालिनी का नाम ध्यान रखिएगा, जो इसकी क्या हो जाती है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चिन्हित की गई हैं। नामों की जब बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य में आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये आपके 1999 में स्थापित किया गया। 1999 की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा। वैसे हमारे यहाँ पर पशुपालन विभाग कब स्थापित किया गया था, मतलब शुद्ध रूप से कृषि विभाग, तो कृषि विभाग की जब बात की जाए तो कृषि विभाग जो स्थापित किया गया था अंग्रेजी सत्ता में वह 1975 में स्थापित किया गया। लेकिन आप भी जानते हैं एक स्वतंत्र रूप में विस्तारित कब किया गया, तो स्वतंत्र विभाग के रूप में जो इसकी स्थापना की गई वह 1919-20 के अंतर्गत आपका किया गया। तो 1919-20 के अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया। आगे चल करके अगर देखा जाए तो इस विभाग के अंतर्गत ही खास करके एक नाम आपको मिलता है जिसको हम कहते हैं पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन विभाग कब स्थापित किया गया, तो पशुपालन की जब बात की जाए तो यह 1944 में स्थापित किया गया। ठीक है, 1944 में आपका स्थापित किया गया। नामों की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन विभाग। ठीक है, तो मत्स्य पालन की जब बात की जाए तो ये कब स्थापित किया गया, यह आपके 1966 में स्थापित किया गया। ठीक है, 1966 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे मत्स्य पालन विभाग आपका स्थापित किया गया था। ये क्षमा चाहते हैं 19 नहीं 1875 होगा। ठीक है, 1875। ठीक है, 1875 की जब बात की जाए तो ये आपको नाम देख मिलता है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कला और परिप्रेक्ष्य में एक संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पूरे देश के अंतर्गत क्या किया गया, 7 अलग अलग क्षेत्रों के सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है। अब इसके अंदर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी क्या होता है, एक लोकेशन आपका चिन्हित किया गया है। एक लोकेशन ऐसा जो हमारे यूपी से भी आपको देख मिलता है, और इसकी जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है।
उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यह नाम साबित होता है। चलिए, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यह नाम देखने को मिल जाता है। नामों की जब बात की जाए तो ये नाम सम्मिलित होते हैं आपके आगरा में, मथुरा में, अयोध्या में या फिर प्रयागराज में। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। जैसे हमारे यूपी में एक संस्कृति मंत्रालय है, यूपी का संस्कृति मंत्रालय कब स्थापित किया गया? यूपी के अंतर्गत जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी स्थापना 1957 में की गई। ठीक है, तो इसी तर्ज पर आपके देश का भी एक संस्कृति मंत्रालय है। संस्कृति मंत्रालय की जब बात की जाए तो संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया, पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र के जो संस्कृति होती है, जो कला होती है, जो वहाँ का कल्चर होता है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो 7 ऐसे रीजनल सेंटर आपके स्थापित किए हैं। अब अगर देखा जाए तो रीजनल सेंटर के अंतर्गत एक हमारे यूपी में पड़ता है, जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा किया है। कहाँ से है? प्रयागराज में। क्या नाम देते हैं इसको? नाम दिया जाता है उत्तर मध्य क्षेत्र का, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे दिख मिलता है? तो यह आपके प्रयागराज के अंतर्गत दिख मिलता है। ठीक है, प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा किस कारण से फेमस है, यहाँ पे हिंदुस्तानी एकेडमी भी है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी एकेडमी की जब बात की जाए तो ये भी आपको यहाँ पर देख मिलता है। ठीक है, प्रयागराज के अंतर्गत। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में एक नाम और ध्यान रखिएगा जो अपने आप में काफ़ी फेमस है। कई बार हमने बोला है राजकीय अभिलेखागार, तो राजकीय अभिलेखागार जो है वो भी आपको यहीं पर देख मिलता है। अभिलेखागार मतलब आप समझिएगा, आजकल तो हो गया ना कि आप लोग अपना जो डिवाइस होता है, मोबाइल की जब बात की जाए तो उसमें पीडीएफ सेव करते हैं और या तो गूगल ड्राइव पे या फिर अपने मेमोरी में या फ़ोन की मेमोरी में उसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, या नहीं कुछ हुआ तो आपने क्या किया, कहीं पे जैसे डिजी लॉकर वगैरह में सुरक्षित कर लिया। लेकिन जो सरकारी कागजात वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे कागजात होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे नहीं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिसको रद्दी बेच दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना आपके ओएमआर पे कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, चाउमीन खा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूरी कागजात होते हैं जिसको क्या किया जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है। और अगर उसकी बात की जाए तो उसी को हम राजकीय अभिलेखागार कहते हैं। तो जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है इतिहास के परिपेक्ष में कि ये फलानवा कागजात जिसके माध्यम से वेरिफिकेशन वगैरह किया जाए, तो उसको यहाँ पे रखा जाता है। तो ये चूँकि आप भी जानते हैं हमारे यूपी में पहला जो यूपी का एक कह सकते हो जिला था, मतलब एक राजधानी थी, वो प्रयागराज थी और इसी कारण से प्रयागराज में यह सेंटर आपका ऑलरेडी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे प्रयागराज की जब बात की जाए तो यहाँ पे शिलाधर के नाम से ध्यान रखिएगा, शिलाधर मृदा शोध संस्थान भी आपको देख मिलता है। ठीक है, तो शिलाधर मृदा संस्थान की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की बात की जाए तो अभी आपने देखा था निम्नलिखित में से यूथ 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यूथ 20 एक्चुअली अभी आपने देखा था किसके बारे में, G20। तो G20 का बड़ा आयोजन किया गया था हमारे भारत में। G20 परिपेक्ष की जब बात की जाए जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। हालांकि अब तो ये शहीद हो गया, क्योंकि आप भी जानते हैं अब ग्रुप ऑफ 20 जो रहा वो केवल 20 ना रहा, इसकी जगह पर 21 हो गया। ठीक है, तो अब ये G21 हो गया है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं इसमें क्या किया गया है, अफ्रीकी संघ की जब बात की जाए तो इसको शामिल कर लिया गया है। तो अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो चुका है। और G21 के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो अफ्रीकी संघ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम नामों की बात करें तो हमारे यूपी के अंतर्गत आपने सुना होगा इसका युवाओं से समेत, क्योंकि आप भी जानते अलग अलग परिप्रेक्ष्य में मीटिंग आयोजित की गई थी, जैसे कहीं पर्यटन मंत्री का, तो कहीं गवर्नर का, कहीं पे वित्त मंत्री का। ठीक है, अलग अलग आपके आयोजित किए गए थे। देश स्तर की जब बात की जाए, मतलब जो राष्ट्र प्रमुखों का आयोजित हुआ था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो राष्ट्र प्रमुखों की जब बात की जाए तो राष्ट्र प्रमुखों का आयोजित हुआ था आपके नई दिल्ली में। और नई दिल्ली की जब बात की जाए तो नई दिल्ली में इसीलिए एक संरचना भी बनाई गई थी जिसका नाम था भारत मंडपम। ठीक है,
तो भारत मंडपम की जब बात की जाए तो भारत मंडपम का नाम भी आपने सुना था, यह आपको देखने को मिल जाता है। खैर, यूथ 20 की जब बात की जाए तो यूथ 20 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, यह आज जो आपका बनारस है, ठीक है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि बनारस में यह आपका आयोजित किया गया था। वैसे बनारस इस कारण से फेमस है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ देखा जाए तो आपने एससीओ के बारे में सुना होगा। एससीओ ने भी क्या किया है, अभी हाल फिलहाल में अपनी पर्यटन और जो संस्कृति की राजधानी होती है उसके रूप में इसे घोषित कर रखा है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में सम्मेलन वगैरह के लिए आपने रुद्रराज का नाम सुना होगा, रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर। रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर की जब बात की जाए तो यह आपको यहाँ पे देख मिलता है। अच्छा, बनारस में रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर देख मिलता है, तो यहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपके देश का पहला शहर जहाँ पे रोपवे सेवा भी चालू की जा रही है, ठीक है। तो रोपवे सेवा की जब बात की जाए तो रोपवे सेवा आपकी देख मिलेगी। और यही पर अगर देखा जाए तो सीएनजी नाव का नाम ध्यान रखिएगा, सीएनजी नौका जो है वो भी आपको यहाँ पे देख मिलेगा। तो इसी तर्ज पर आपको कह सकते हो तैरता हुआ सीएनजी पंप, ठीक है। तैरता हुआ सीएनजी पंप की जब बात की जाए तो तैरता हुआ सीएनजी पंप जो है वो भी आपके इसी बनारस में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बनारस में कई सारी विधाओं के अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जारी इंडिया रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किस एक विश्वविद्यालय को शीर्ष 5 में स्थान दिया गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसको टॉप 5 में क्या किया गया, आपका नाम दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, झांसी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, कचरे से कोयला आपका यहाँ पे बनाया जाएगा। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समेत आपको देख मिलता है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में उत्तर प्रदेश में शीर्ष 5 स्थान। अब शीर्ष 5 स्थान की जब बात की जाए तो ये कौन सा प्राप्त हुआ था, तो आप भी जानते हैं, यह आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की जब बात की जाए तो बीएचयू का नाम ध्यान रखिएगा, जो इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। बीएचयू की जब बात की जाए तो इसका संबंध किससे है, तो आप भी जानते हैं 1916 में ये हमारे यहाँ पर चालू किया गया था, शुरू किया गया था, मतलब मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय की जब बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में इसकी नींव रखी थी। किस परिप्रेक्ष्य में रखी थी, तो मुख्य रूप से आप भी जानते हैं हर्डिंग की जब बात की जाए तो हर्डिंग के द्वारा इसका शिलान्यास वगैरह किया गया था, ठीक है। और नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे एक संदर्भ रखें तो इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा कि इसके बारे में एनी बेसेंट का भी, ठीक है। एनी बेसेंट की जब बात की जाए तो एनी बेसेंट का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनी बेसेंट की जब बात की जाए तो एनी बेसेंट का जो संबंध है, अगर इसकी बात की जाए तो यह संबंधित आपको मिलता है किस परिप्रेक्ष्य, खास करके इन्होंने क्या किया था, इसका अग्र स्वभाव में कह सकते हो नींव वगैरह रखा था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो हमारे यूपी का ये क्या होता है, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो हमारे यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में देखने को मिल जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 2023 में इसको 5वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में पहली रेल हेरिटेज पार्क, आपके रेल रेस्टोरेंट कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। पूजा वर्मा कह रही है नींद की कोई इलाज बता दे। अच्छा, अगर आपको पता हो किसी को तो हमें बता दे, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया में हम चुनौती से नहीं बल्कि नींद से परेशान हैं, ठीक है। हाँ, रियल बता रहे हैं, कितनी भी मतलब हम कितना भी सोए रहें, अगर एक बार सो जाते हैं ना तो वही स्थिति है कि घोड़ा बेच के सो जाते हैं, 8 घंटे से पहले नहीं उठते हैं, कितनी भी कोई कोशिश कर ले। 8 घंटा पक्की नींद है, और 8 के प्लस भी जाता है वो, कब वो 9 हो जाता है, कब वो 10 हो जाता है, कब कब 12 घंटा हो जाता है। मतलब नींद से हम अपने आप में परेशान हैं। हमने कभी ना देखा हमारे जीवन में ऐसा भी दिन आया हो कि हमारी नींद 6 घंटे पे टूट गई हो और फिर हम अगले दिवस में फ्रेश माइंड से काम कर रहे हों, ठीक है। 8 घंटे से हेठ है तो हम सोए ही नहीं। तो अगर आप लोगों के पास कोई दवा हो, कोई तरीका हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है हमारे जीवन में उसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने नींद पे कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। पता चल रहा है रात के रात जगे जा रहे हैं उल्लू के तरीके से, ठीक है। बहुत बेकार है, ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। खैर, पहली रेल हेरिटेज, पहली रेल हेरिटेज और ख़ास करके रेल कोच रेस्टोरेंट, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है गोरखपुर में, कानपुर में, आगरा में या फिर झांसी में। नामों की जब बात की जाए तो ये नाम समेत आपको देख मिलते हैं।
आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंदर रेल हेरिटेज पार्क, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंतर्गत पहली रेल हेरिटेज पार्क, बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो नाम के रूप में आप कह सकते हो हेरिटेज का मतलब क्या होता है कि जो रेल के पुराने डब्बे वगैरह हो जाते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनको क्या किया जाता है, कह सकते हो किनारे आपके रख दिए जाते हैं। रात भर गीत गाए थे, ये कौन सा तरीका है, मतलब हम गीत गाए हैं कुछ। अरे माइक यहीं देखो लगाए हैं, इतना बड़ा माइक लगा है, का एकर समस्या है बेकर लिए हम का बताएं, रोज अवजिया नीक आती है, आज पता नहीं बेकार कहाँ आ रहा है। ठीक है, खैर चलो, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, रेल हेरिटेज पार्क। रेल हेरिटेज पार्क की जब बात की जाए तो वही कहा कि जैसे पुराने रेल के जो डब्बे वगैरह होते हैं उनको एक किनारे खड़िया दिया जाता है और उसी में क्या किया था, मेज वेज लगा करके छोटू चाय वाले को अपॉइंट कर दिया जाता है। तो इसमें लोग थोड़ा सा फील लेने के लिए जाते हैं, बेसिकली कोई चाय पीने के लिए नहीं जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये यहाँ पे क्या करता है, कह सकते हो कि चाय पीने के लिए अधिकतर लोग जाते हैं और इस दशा में ये हेरिटेज को दर्शाता है। जैसे आप कह सकते हो पुरानी जो हमारी यहाँ पे पद्धति होती है, जैसे फेरी क्वीन आपने सुना होगा, लोगों की एक चॉइस होती है उसमें यात्रा करना नहीं, मतलब उस ट्रेन को देखना, मैं फील लेना। तो उस दशा में यह हेरिटेज पार्क आपके स्थापित किया जा रहा है और इसी तरीके पे जो रेल कोच आपका एक रेस्टोरेंट होता है उसको स्थापित किया जाएगा। अब इससे होगा क्या, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दूसरा क्या होगा, लोग वहाँ पे घूमने टहलने और वहाँ पे कह सकते हो देखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जब बात की जाए तो इन सब का नाम यहाँ पे आपको देख मिलता है। अब इस दशा में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे अभी हाल फिलहाल में स्थापित किया गया है, तो यह आपके आगरा के अंतर्गत आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में भी क्या है, ये आपका स्थापित है। गोरखपुर में आपने ऑलरेडी सुना होगा रेल कोच रेस्टोरेंट की जब बात की जाए तो यह आपका स्थापित किया गया है। और आगरा की जब बात की जाए तो भी हाल फिलहाल में आगरा में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है, वही रेलवे के जो डब्बे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जैसे अभी थोड़ा सा पैटर्न में चल रहा था, जैसे कुछ हवाई जहाज़ जो पुराने पुराने होते हैं उनको होटल के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। और यही पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो रेल के खाली डब्बे होते हैं उनको रख दिया जाता है, तो आदमी को लगता है कि हम रेल में सफ़र कर रहे हैं और उस लाइफ को थोड़ा सा कुछ समय के लिए एंजॉय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी सारस की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी जो होते हैं वह नाम देखने को मिलते हैं। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम समेत आपको देख मिलता है। क्लियर, दिलीप कह रहे हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लाएं, थियोरेटिकल क्वेश्चन कराएं। अरे भैया देखो, सारी चीज़ें होती हैं एक के दिन में नहीं होती हैं, ये हम मानते हैं। ठीक है, परेशान मत होइए। राष्ट्रीय पक्षी सारस की जब बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश में आपको दिख मिलता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के जो राज्य प्रतीक है, ठीक है, राज्य प्रतीक, राज्य प्रतीक की जब बात की जाए तो राज्य प्रतीक के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा क्या होता है। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा कि एक वृत्त होता है, वृत्त के अंदर एक तीर धनुष होता है, तीर धनुष के अंदर दो मछली होती हैं और फिर क्या होती हैं, यहाँ पे दो गहरी पट्टी होती हैं। तो राज्य प्रतीक के रूप में हमने इसको कब चिन्हित किया गया है, तो यह 1938 में हमने चिन्हित किया है। 1938 से हमने राज्य प्रतीक के रूप में ले रखा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने सुना होगा किसके बारे में, पशु, पशु की जब बात की जाए तो पशु हमारा बारहसिंघा हो जाता है। बारहसिंघा के अलावा अगर देखा जाए तो आपका पक्षी, पक्षी की जब बात की जाए तो पक्षी आपका सारस हो जाता है। सारस के अलावा अगर देखा जाए तो आपका फूल, फूल की जब बात की जाए तो फूल आपका पलाश हो जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पशु पक्षी फूल और फिर आपका नाम आता है किसका, जब हम पेड़ अर्थात वृक्ष की बात करते हैं तो वह कौन सा होता है, तो आपका अशोक हो जाता है। यहीं पर अगर देखा जाए तो इसके बाद आपकी भाषा, भाषा के परिप्रेक्ष्य कौन होता है, भाषा आपकी हिंदी भाषा होती है और हिंदी के अलावा आपका उर्दू भाषा, ये दो आपको दिख मिलते हैं। जहाँ हिंदी की जब बात की जाए तो इसको हमने 1947 में स्थापित किया और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उर्दू को हमने 1989 से क्या किया, शुरू किया। बेसिक अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, नामों को आधारित करते हुए जब हम भाषा के अलावा फल की बात करते हैं तो फल का संबंध क्या है, तो फल का संबंध आपके आम से हो जाता है। खेल की जब बात की जाए तो खेल ध्यान रखिएगा, खेल हॉकी के रूप में होता है। और मिठाई की जब बात की जाए तो राष्ट्रीय मिठाई आपके जलेबी के रूप में। ठीक है, ये सारे नाम आपको दिख मिलते हैं। हालांकि यहीं पे आपको रेखांकित करते चले, देश का कोई राष्ट्रीय कह सकते हो खेल नहीं है। ठीक है,
तो देश के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का राज्य का खेल है, और जो कहीं ना कहीं आपको क्या होता है, हॉकी के रूप में आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का संबंध यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात चली है, यहाँ पे बात चली है सारस पक्षी बिहार। ठीक है, तो सारस पक्षी बिहार की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, ये अभी आपने सुना होगा अलीगढ़ में। अलीगढ़ में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ के अंतर्गत आपने सुना होगा यहाँ पे एक पक्षी विहार है जिसका नाम है सेखा पक्षी विहार। तो सेखा पक्षी विहार काफ़ी चर्चा में जाना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऐसे जो सारस होते हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं। वैसे नामों की जब बात की जाए तो अभी हमारे सरकार के द्वारा एक सारस सेंचुरी भी डेवलप करने की बात चल रही है, और सारस सेंचुरी के रूप में जो पहला डेवलप किया जा रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है धनौरी वेटलैंड। ठीक है, तो धनौरी वेटलैंड की जब बात की जाए तो धनौरी वेटलैंड ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे होगा, ये गौतम बुद्ध नगर में डेवलप किया जा रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर में धनौरी वेटलैंड को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवरिया ताल स्थित है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, देवरिया ताल की जब बात की जाए तो देवरिया ताल आपको देखने को मिल जाता है। और एक काम जरूर करिएगा, अगर आप लोग इस चैनल पे जुड़े हैं तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी क्लास को अपने दोस्तों मित्रों के पास भी साझा कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए। आज उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए यहाँ पर देखा जाए तो देवरिया ताल हमारे यूपी में देखने मिलता है, गोरखपुर, इटावा, कन्नौज या फिर हरदोई में। देवरिया ताल की जब बात की जाए तो देवरिया ताल ध्यान रखिएगा, पहली बात तो गोरखपुर में कौन है, रामगढ़ ताल है। रामगढ़ ताल के अलावा अगर देखा जाए तो आपने कंदला ताल के बारे में सुना था, और कंदला ताल के अलावा अगर देखा जाए तो रामगढ़ के अलावा एक और ताल था, क्या नाम था उसका, चिलुआ ताल। ठीक है, चिलुआ ताल यहाँ पे आपको देख मिलता है, चिलुआ ताल, ये सब क्या है, ये आपके गोरखपुर में देख मिलते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे यूपी के अंतर्गत खासा नामों की जब बात की जाए तो हरदोई में आपने सुना होगा किसके बारे में, साड़ी पक्षी विहार। तो साड़ी पक्षी विहार के परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पे कौन सा नाम देख मिलता है, हरदोई से आपको भिजवान झील देख मिलती है। ठीक है, तो भिजवान की जब बात की जाए तो भिजवान का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, भिजवान की जब बात की जाए तो भिजवान का नाम यहाँ पे आपको दिख मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा देवरिया ताल जो है, देवरिया की जब बात की जाए तो देवरिया का नाम ध्यान रखिएगा। देवरिया अपने आप में ऐसा लगता है कि देवरिया जिला से समित है, कुशीनगर देवरिया वाला, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, यह आपको दिख मिलता है कन्नौज में। तो कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज जिले का नाम ध्यान रखिएगा, कन्नौज में देवरिया ताल है, कन्नौज में देवरिया ताल है। ठीक है, अगर यहीं पे कोई पूछे दरवन झील कहाँ पे स्थित है, तो दरवन झील के बारे में ध्यान रखिएगा, दरवन झील जो है वह आपके अयोध्या में देख मिलता है, अयोध्या फैजाबाद में आपको दरवन झील देख मिलता है। दरवन झील के अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, गौर झील के बारे में। गौर झील ये कहाँ से समित है, गौर झील की जब बात की जाए तो यह आपको देख मिलता है हमारे यूपी की जब बात की जाए तो मथुरा के अंदर। ठीक है, मोती झील का नाम आपने सुना होगा, मोती झील कहाँ पे समित है, तो मोती झील की जब बात की जाए तो आपके कानपुर और रामपुर। ठीक है, कानपुर और रामपुर की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, कानपुर और रामपुर में यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। और नाम की जब बात की जाए तो इसी नामों को ही आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा किसके बारे में, एक नाम और आपने सुना होगा हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में एक नाम होता है, आपने करेजा झील के बारे में सुना होगा, ये कहाँ पे पड़ता है, करेजा झील की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, यह आज यूपी का जो राजधानी लखनऊ का सीन है, तो राजधानी लखनऊ में करेजा झील आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नामी की जब बात की जाए तो यहाँ पे नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा समर्थन अभियान की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जब बात की जाए तो इनका नाम देखने को मिल जाता है। इस नाम की जब बात की जाए तो ये नाम देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम सहित होता है बनारस में, आगरा में, नोएडा में या फिर आपके लखनऊ में। ठीक है, नाम की जब बात की जाए तो ये समझ आपको देख मिलता है केंद्रीय गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह की जब बात की जाए तो यह नाम किससे समित होता है, तो यह नाम ध्यान रखिएगा, यह नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है हमारे यूपी में, खास करके आपने सुना होगा नोएडा से। समर्थन का पूरा पैटर्न क्या था, समर्थन का पूरा पैटर्न था कि जो हमारे यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित विभिन्न प्रकार की ग्राम पंचायत है, तो पंचायतों को हमें इस तरीके से इस लेवल तक का बनाना है जिसको एक तरीके से कह सकते हो कि जो आज डिजिटल पेमेंट किया जाता है, ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट करने लायक हो जाए। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा गांव देहात की जब बात की जाए तो गांव देहात में क्या होता है, मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट के लिए नगद का ही पूरा एक आधार होता है।
अब यहाँ पे देखा जाए तो पंचायतों में डिजिटल व्यवस्था, वही क्यूआर कोड वगैरह, गूगल, पेटीएम या जो यूपीआई वगैरह होती है, उस पेमेंट को लेकर के कैसे यहाँ पे और एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, उसके लिए यह नाम आपको देख मिलता है। तो पंचायतों में ये व्यवस्था चालू की गई और गिरिराज सिंह जो हैं वो वर्तमान आप जानते हैं केंद्रीय सत्ता में पंचायती राज मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हमारे यूपी के पंचायती राज मंत्री कौन है? अरे दादा, ऐसे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं होगा, ठीक है। खैर अगर देखा जाए तो ओपी राजभर, ओपी राजभर ध्यान रखिएगा, यह यूपी में क्या है, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं। और गिरिराज की जब बात की जाए तो ये कहाँ से हैं, ये केंद्र के संबंध में है, ठीक है। तो केंद्र की जब बात की जाए तो केंद्रीय ये मंत्री होते हैं पंचायती, जिनका नाम होता है गिरिराज सिंह, ठीक है। तो गिरिराज सिंह इनका नाम ध्यान रखिएगा और उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर का नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर? पंचायत को डिजिटल पेमेंट के लिए बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो शारदा नदी, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? नाम की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देख मिलता है। अच्छा, एक चीज़ हमें समझ में आया है, पुराने समय में जो एक तरीके से कह सकते हो पढ़ने वाले लोग थे ना, उनकी संख्या कम थी। आपने देखा भी होगा कि जैसे आपके मम्मी पापा की अगर बात करें उठा करके, तो बहुत ज़्यादा होंगे, ग्रेजुएशन कोई किया होगा, कोई पीजी किया होगा, ठीक है। दादा दादी कहेंगे तो वो हाई स्कूल इंटर किए होंगे, कोई 8वीं पास होगा। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई का स्तर रहता था वो बेहतर रहता था। कभी आप अपने दादी के सामने बैठिए, बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी का जो पोएम सुना देंगी, आप भी कहेंगी अरे दादी तुम्हारे अंग्रेजी आता था, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके पीछे अगर रीज़न आप देखेंगे ना, तो वहाँ एक काम के लिए व्यक्ति एक टाइम पे समर्पित होता था। पहली बात तो क्या हो कि स्कूले जाए नहीं दिया जाता था, मार के फिल्ली उखाड़ दिया जाता अगर कोई जाता होता। लेकिन जो जाता था वो सीरियस होके जाता था, खाली पढ़ाई भर से मतलब रखता था, और यही नाते योग्यता का एक आधार था। गांव में 10 आदमी पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते थे सीरियस होकर के। आज के समय में क्या सीन है, घर में जितना लोग है सब मोबाइल लेके पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ कहाँ रहा है, वो तो कमेंट में उसका चल रहा है ना, है कहाँ, क्या, कौन सा पीडीएफ, कौन सा कोर्स, किस क्लास में, अच्छा यहाँ पे होली कैसा रहा, गुजिया बना था कि नहीं बना था, अच्छा चाशनी जो डाली थी पानी कितना था, अच्छा नमक पारा भी बना था, उसमें नमक कितना पड़ा था, अजवाइन तुम्हारे यहाँ नहीं पड़ता है, अच्छा होली काल मनाया गया था, हमारे यहाँ तो रावण जलाया गया था, है रावण नहीं जलती है, काली होलिका जलती है, रावण दशहरा में जलाया जाता है। जब ये सब चल रहा है तो कहाँ से, आप भी जानते हैं। और यही कारण है कि आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है। उस योग्यता के मानक की जब बात की जाए, जिसकी हम वैल्यू की बात करते हैं, स्तर, तो उस दशा में आए ये वाला सीन हो जाता है, ठीक है। तो क्या ही कहा जाए फिर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो शारदा नदी उत्तर प्रदेश में आपको दिख मिलता है। शारदा नदी की जब बात की जाए तो शारदा नदी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो बिजनौर में, कन्नौज में, सहारनपुर में या फिर आपके पीलीभीत के अंतर्गत। नामों की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो शारदा नदी बेसिक आप भी जानते हैं कि मुख्य रूप से हमारे यूपी में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह आपके प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। जब हम बात करते हैं किसके लेकर के, आपके यूपी में पीलीभीत का, ठीक है। तो पीलीभीत की जब बात की जाए तो पीलीभीत का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीलीभीत की जब बात की जाए तो पीलीभीत का नाम ध्यान रखिएगा। पीलीभीत के अंतर्गत शारदा नदी प्रवेश करती है। वैसे शारदा नदी का जो उद्गम होता है, मुख्यतः आप भी जानते हैं ये उत्तराखंड का लोकेशन है, काली गंगा गौरी गंगा दोनों मिल जाती हैं। और बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीलीभीत से क्या होता है, इसका प्रवेश होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा किसके बारे में, शारदा सहायक परियोजना। शारदा सहायक परियोजना की जब बात की जाए तो शारदा सहायक जो परियोजना है वह आपको यहाँ पे क्या होती है, पूरी तरीके से देख मिलती है। खासा अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, यूपी की जब हम बात करते हैं सबसे लंबी नहर, ठीक है, तो यूपी की जो सबसे बड़ी नहर व्यवस्था मानी जाती है वह आपके शारदा सहायक परियोजना के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नामों की जब बात की जाए तो यह नाम देख मिलता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना और केन नदी का संगम आपको देख मिलता है। यमुना और केन नदी की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी का नाम, यह नाम देखने को मिल जाता है किसके परिप्रेक्ष्य, यमुना और केन नदी के रूप में।
यमुना और केन की जब बात की जाए तो यमुना तो आप भी जानते हैं यमुनोत्री से निकलती है, लेकिन केन की जब बात की जाए तो केन जो निकलती है ये मध्य प्रदेश के लोकेशन से निकलती है। तो दोनों नदियों की जब बात की जाए तो दोनों नदियों का जो संगम होता है वो यहाँ पे होता है। कौन सा लोकेशन है? बांदा। बांदा की जब बात की जाए तो बांदा में कौन सा जगह पड़ता है? ये पड़ता है भुजहा ताल। ठीक है, भुजहा बांध की जब बात की जाए, एक बांध बनाया गया है जिसको नाम देते हैं किसके रूप में? खास करके आप कह सकते हो भुजहा बांध। भुजहा बांध की जब बात की जाए तो भुजहा बांध ध्यान रखिएगा। ठीक है, भुजहा बांध की जब बात की जाए तो भुजहा बांध के परिप्रेक्ष्य नाम के रूप में यह नाम देख मिलता है। तो कहाँ पे? बांदा की जब बात की जाए तो बांदा में। अच्छा, हमीरपुर में कौन मिलता है? तो हमीरपुर में आपने सुना होगा बेतवा नदी मिलती है। बेतवा किससे मिल जाती है? तो बेतवा मिल जाती है आपके यमुना नदी से। ठीक है, हमीरपुर में बेतवा यमुना से मिल जाती है और बांदा जो मिलती है वह आपके केन के परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, गाजीपुर की जब बात की जाए तो गाजीपुर में कौन मिलता है? तो गाजीपुर में आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? जब हम कैथी की बात करते हैं, गाजीपुर में कैथी। और कैथी के अंतर्गत कौन मिलता है? तो कैथी में आपकी जो गोमती नदी होती है, इस गोमती की जब बात की जाए तो गोमती नदी मिल जाती है गंगा के अंतर्गत। ठीक है, गोमती की जब बात की जाए तो गोमती गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो गोमती का गंगा से समेत होता है। जौनपुर की जब बात की जाए तो जौनपुर के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा। यहाँ पे राप्ती की जब बात की जाए तो राप्ती क्या करती है? राप्ती आपके गोमती में मिल जाती है। ठीक है, तो जौनपुर की जब बात की जाए तो जौनपुर का जो पैटर्न होता है, मतलब जौनपुर से थोड़ा पहले ही मिलती है, खास करके राप्ती गोमती से मिल जाती है और आगे चल करके गोमती क्या करती है? ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है किसान बही योजना उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य चालू की गई। ये किस लिखी रखी है? यहाँ पे होना चाहिए किसान बही। ठीक है, किसान बही योजना। किसान बही योजना की जब बात की जाए तो इस व्यवस्था को हमारे यहाँ पर चालू किया गया। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में क्या होता है, खास करके किसानों के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की गई हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, पहली बात तो आज हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य, अच्छा सही नदी है, अच्छा हम गड़बड़ कर दिए, तो यहाँ राप्ती लिखे थे। ठीक है, वैसे राप्ती हमारे दिमाग में यही आ रहा था कि बहराज घाट से इसका संबंध है। ठीक है, यहाँ सही नदी होगी। सही नदी क्या करती है? ये गोमती से मिल जाती है। किसान बही, तो जैसा कि हमने बताया कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में किसान बही का जो पैटर्न होता है, जो कि आप भी जानते हैं एक बड़ी जनसंख्या जो होती है वो खेती बाड़ी से समित होती है। मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 59.3% जो एक सीधी जनसंख्या है, डायरेक्ट जनसंख्या, जिसको हम कह सकते हैं कि वो खेती बाड़ी से समित आपको दिख मिलती है। अब इस परिप्रेक्ष्य उनकी ज़मीन के रिकॉर्ड को रखने के लिए, ठीक है, तो इस व्यवस्था को चालू किया गया था। क्योंकि पुराने समय में आप भी जानते हैं, लाला मेरी माँ के कंगन मुझे वापस दे दे, नहीं तो तेरे सीने में ये कुदाल उतार के रख दूंगा। तो ये जो सीन आता था फिल्मी मूवी में, कोई झूठ थोड़ी ना था। फिल्में आईना इसीलिए कही जाती थी समाज का, क्योंकि वो चीज़ों को दर्शाती थी। पुरानी मूवी को उठा के देखें, जीवन दिखेंगे, वो आज का बड़बड़ बना देते हैं। तो किसान बही की जब बात की जाए तो किसान बही का पैटर्न था कि मतलब किसानों के पास अपनी ज़मीन का कोई कागजात नहीं होता था। अब वो जब रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता था तो जब कहीं बैंक से पैसा लेने जाएँ तब नहीं मिलता था, सरकार से कोई योजना का लाभ लेने जाएँ तो वो नहीं मिलता था। तो उस दशा में सरकार ने कहा कि जिसके पास जितनी ज़मीन है उस वैल्यू के हिसाब से हम उसके लिए क्या करेंगे, एक कागज़ तैयार कर देंगे और उसमें उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो झूठो कब्जा लेते हैं वो सब में भी दिक्कत नहीं होगा और लोन वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा। उसमें कुछ बेसिक डिटेल होंगी, जैसे कौन सी मिट्टी है, कौन सा सिंचाई का साधन है, आने जाने का रास्ता क्या है। इन सब चीज़ों की जब बात की जाए तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको दे मिलती हैं। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो किसान बही योजना पूरी तरीके से चालू की गई थी। कब? ये 1992 में चालू किया गया था। पैटर्न क्या था कि मतलब आप कह सकते हो तो एक आधिकारिक पत्र, शुद्ध रूप से कहा जाए तो एक ऐसा आधिकारिक डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से आपकी ज़मीन के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा, ज़मीन के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, हमने कई बार चर्चा किया है, ज़मीन के परिप्रेक्ष्य जो एक कागज़ आप निकलवाते हैं, खास करके आपने सुना भी होगा, जो खेती बाड़ी से समित होती है, उसके लिए हम लोग क्या नाम देते हैं? उसके लिए आपने नाम सुना होगा खतौनी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में हमारे सरकार के द्वारा एक योजना चालू की गई थी जिसका संबंध होता है कि आप घरों के कागजात भी निकालते हैं। क्योंकि देखिए, शहर के जो घर होते हैं ना, शहर के घर बाकायदा आपके रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब जब आप खरीदारी करते हैं तो स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कुल होता है। गांव का घर कैसा होता है? गांव का घर होता है कि पिताजी के 5 बच्चे हुए तो उन लोगों ने क्या किया, आपस में बंटवारा किया, कोई सड़की पर घर बनवा लिया, कोई बगीचा में बनवा लिया, कोई गाँव में रह गया, तो इसी तरीके से घर बनते हैं। अब वो चिन्हित नहीं होते हैं, ज़मीन तो आपकी है नो डाउट, लेकिन वो चिन्हित नहीं किया गया कि ये बगीचा है, ये खेत है या घर वाला ज़मीन है, और आपने आप घर बनवाना रहना चालू कर दिया। तो अब सीन क्या होता है कि कई बार आप चाहते हैं कि एक मंजिल के बाद दूसरा मंजिल बनाया जाए, लोन वगैरह लेने जाते हैं
तो आपके पास कोई कागजात है नहीं। पूछता है बैंक वाला, वो घर का कागजात लाइए, तो कहते आए बनवाया ही नहीं है। वो तो पिताजी रहे थे तो अमवा का पेड़वा काट दिए थे, सुखा गया था, वो एक नीचे घूर रखा था तो उसको हमने सफा दिया था। बड़का भाई से हमारा झगड़ा हो गया था तो हम बांट के अलग हो गए थे, तबे से हम वहाँ रहते हैं। बैंक वाले, अरे कागज़ लाओ तब लोन पास होगा। हम रहते हैं, बहुत पहले से रहते हैं, लड़का लोग भी वहीं रहता है। बड़का लड़का दिल्ली रहता है लेकिन बाकी लड़का यही लोग रहता है। बच्चा के साथ हम वहीं पे बहुत दिन से रह रहे हैं, क्या उस पूछ लीजिए, सब जानता है हमको। कहेगा इसे लोन नहीं मिलेगा। तो इस दशा में दूसरका मंजिल अगर बनवाना है तो आपको अपने घर का वैल्यू प्रमाण पत्र मतलब कागजात देना पड़ेगा। अब कागजात की जब बात की जाए तो उसके लिए क्या चालू किया गया, उसके लिए चालू किया गया, अभी आपने सुना होगा, घरौनी योजना। अब इससे क्या होगा, इसको उसके परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, एक आपको कागजात मिल जाएगा जिसके आधार पे आप लोन ले सकते हैं या कई बार खरीद बिक्री भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो गिरवी वगैरह रखने का जो एक पैटर्न है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी इसके माध्यम से की जाएंगी। आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर स्वामित्व योजना चालू की गई थी। स्वामित्व योजना की जब बात की जाए तो स्वामित्व योजना ये हमारे यहाँ पर चालू की गई थी। वैसे नाम की जब बात की जाए तो नाम के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, अभी हमारे यहाँ पर इसी पैटर्न में कुछ चीज़ें और चालू की गई हैं। जैसे आपने सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की जब बात की जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी हमारे यहाँ पर चालू है। ये किस परिप्रेक्ष्य में है, तो आप कह सकते हो इनके लिए क्या होता है, नाम देख मिलता है कि लोगों के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए 1998-99 में ये आपका चालू किया गया। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की जब बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर एक किसान मित्र योजना चालू की गई थी। इसका पैटर्न क्या था, किसान मित्र योजना का पूरा पैटर्न था कि किसानों को जो सरकार की समर्थित योजनाएं होती हैं उन सब के बारे में क्या किया जाए, जानकारी दिया जाए। नाम की जब बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा किसके बारे में, एक नाम होता है किसको आधारित करते हुए। हमारे यहाँ पे अभी आपने सुना होगा किसान कॉल सेंटर। ये किसान कॉल सेंटर की जब बात की जाए तो ये किसके लिए है, तो यह 1551 से चालू किया गया, जिसका पूरा पैटर्न होता है कि हमें क्या करना है, अपने लोगों को खास करके एक कनेक्शन उपलब्ध कराना है जिसके माध्यम से अगर कोई उन्हें संदेह होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करेंगे, कॉल करके हमें संपर्क कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपके किसानों के लिए चालू की गई हैं। बहरहाल चूड़ी और खिलौने की जब बात की जाए तो ये किस एक वृक्ष से आपके बनाए जाते हैं। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम आपको देख मिलता है कि हमारे यूपी की जब बात की जाए तो ये नाम देख मिलता है। किसकी बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए चूड़ी और खिलौना। बेमल कुमार, अच्छा, अच्छी बात है, चीज़ें समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास साझा करें। बाकी लोग तो एकदम बेकार हो गए हैं, कितना भी कहते रहिए। वो जो कहते हैं ना, एक ठो आलसी गधा होता है, वो अगर पानी में बैठा है तो बिल्कुल बैठे रहेगा मुन्न करके। आप उसे कहते रहिए, ए बा उठ जो, चल गधावा घोड़े चल, चल गधावा घोड़े चल, कपड़ा ले जाना है गढ़ही के किनारे, ढेंजू किए जा रहा है, वो हिल नहीं रहा है। तो हमारे क्लास के बच्चे बहुत बदतमीज हो गए हैं। इनसे कितनी बार हम कहते हैं कि कम से कम लाइक कर लिया करो, शेयर कर लिया करो, साझा कर लिया करो, असर ही नहीं पड़ता है। मालिक कब तो डंडा मारे, कुछ नहीं, हिलेंगे नहीं। अब क्या किया जाए, खौलता पानी उठा के फेंक दे, गधा आदमी है, बैठा रहने दो, थोड़ा ठंडी का मौसम है, सुधर जाएगा थोड़ी देर के बाद। चलो यहाँ पर हम किसकी बात करें, चूड़ी और खिलौने के बारे में अगर देखा जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है, लाख से, चीड़ से, बेत से या फिर आपके साखू से। ये नाम समेत आपको दे मिलता है। लाख की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर जो चूड़ी होती है वह मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है लाख से। लाख पुराने समय में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे राजा महाराजा मोहर के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब तो शायद बंद हो गया, लेकिन पुराने समय में आपके जब डाक खाने वगैरह में आपने देखा होगा तो डाक खाने में जो मोहरबंद चीज़ें आती थी तो उसके ऊपर सील लगाया जाता था ताकि रास्ते में कोई खोल ना पाए। तो इस दशा में लाख का ही इस्तेमाल किया जाता था, मतलब एक कह सकते हो संरचना होती थी जिसको पिघला करके और उस लोकेशन की मोहर मार दी जाती थी। तो लाख से क्या होता है, चूड़ी और खिलौने बनाए जाते हैं क्योंकि उसको पिघलाया जा सकता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो चीड़ से, चीड़ और बिरोजा की जब बात की जाए तो इससे एक तत्व बनता है। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम ऑयल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं तारपीन का तेल। तो तारपीन तेल की जब बात की जाए तो ये चीड़ और बिरोजा नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चीड़ और बिरोजा की जब बात की जाए तो इस पौधे से आपका प्राप्त किया जाता है।
और नामों की जब बात की जाए तो बेंत से क्या होता है, बेंत से तो छड़ी मिलती है भाई साहब, ठीक है। अब तो पुलिस वाले बंद कर दिए, पुलिस वालों के पास अब प्लास्टिक का डंडा आ गया, मारते चले जाए, टूटता नहीं है। लेकिन इससे पहले जो आपका डंडा आता था वो बेंत का होता था, ठीक है, उसे भी मारते चले जाइए, वो टूटता नहीं था, ठीक है। साखू की जब बात की जाए तो साखू से आप कह सकते हो कि आपके घरों के जो लकड़ी, दरवाजे, बेड, कुर्सी, मेज, ये सारी चीज़ आपको देख मिलती हैं, तो ये सब आपके इससे बनाई जाती हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राज्य सड़क परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब की गई? राज्य सड़क परिवहन निगम की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब करी गई? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह समिति होता है 1992, 1993, 1972, 1974 में। यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। आज आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, सड़क के परिवेश में आप भी जानते हैं रोडवेज जो चालू किया गया, हमारे यूपी में रोडवेज सेवा चालू की गई पहली बार। ये कब से चालू किया गया? तो ये चालू किया गया था, आप कह सकते हो कि 1947 में। 1947 में पहली बार लखनऊ से बाराबंकी, तो लखनऊ से बाराबंकी के बीच क्या हुआ था, पहली बार आपके रोडवेज सेवा को संचालित किया गया। फिर बात आती है सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, तो यह मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, यह आपके स्थापित की गई आपके 1972 में। तो 1972 की जब बात की जाए तो 1972 में राज्य के अंतर्गत राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना करी गई। नई शिक्षा नीति की जब बात की जाए तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूलों में एक सप्ताह में कुल कितने घंटे पढ़ाई निर्धारित करने के निर्णय लिए गए हैं। सप्ताह की जब बात की जाए, क्योंकि अभी आपने सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020 की, और इस परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई का स्तर पूरी तरीके से परिवर्तित होने जा रहा है। अब उस दशा में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि भाई देखो, बच्चों को हमें पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने के दशा में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि उनको वो जो बोरा ढोने वाला होता है वो वाला नहीं बनाना, एक एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई की बात की जाए जिसमें उनको भार वाला पढ़ाई का एक आधार ना मिले। क्योंकि आपने देखा होगा पुराने समय में हम लोग जब पढ़ाई करने जाते थे, मतलब हम लोग जब बच्चे थे, बच्चे इन द सेंस हाँ छोटे थे हम भी, ऐसा नहीं है, तो हमारे समय में जो पढ़ाई लिखाई का स्तर होता था वो वही था, गिनती के 3-4 किताबें होती थी। हमें आज भी याद है, वैसे तो काखा गाघा और ABCD वाली किताब आ चुकी थी हमारे टाइम पे, लेकिन जो शुद्ध रूप से अंग्रेजी शिक्षा का चलन था, अगर आप, चूँकि कॉन्वेंट में तो शुरू से ही था, लेकिन प्राइमरी विद्यालय की बात करेंगे तो वहाँ से तीसरी क्लास में उसकी एंट्री होती थी। तीसरी जमात में आप जाते थे तो वहाँ से आपका अंग्रेजी का एंट्री होता था। आज के बच्चे का होता है, आज के बच्चे मोबाइल पहली बात देखते रहते हैं 24 घंटा, उसके बाद जैसे वो आंगनबाड़ी सेंटर में जाते हैं वहाँ पे भी ABCD उनका चालू हो जाता है, मतलब शुरू से पढ़ाई लिखाई का आधार होता है। और छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, बैग भर भर के लेके जाते हैं, ठीक है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि इन बच्चों की कमर की रीढ़ को नहीं तोड़ना है, बल्कि इनको क्या करना है, इस लेवल तक पढ़ाना है ताकि ये खेल खेल में क्या करें, चीज़ों को सीख पाएँ। और उसी व्यवस्था को लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ पर लॉन्च की गई है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक सप्ताह में जो पढ़ाने का टारगेट रखा गया है वह कितना, वह 29 घंटे होगा, ठीक है। तो 29 घंटे की जब बात की जाए तो 29 घंटे का एक पूरा पैटर्न यहाँ पे आपका रखा गया है कि इससे ज़्यादा ना रखा जाए, इतना रखा जाए तो ये बहुत संतुलित होता है, एक बच्चे के लिए परफेक्ट होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नोएडा के तर्ज पर औद्योगिक शहर विकसित करने की बात की गई है। अब ये कहाँ पे विकसित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पूर्वांचल या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में यह नाम देखने को मिल जाता है। नोएडा के तर्ज पर एक नया शहर आपका बनाया जाएगा। नोएडा आप भी जानते हैं किसके रूप में जाना जाता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में, ठीक है। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है। अब उसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा, हमारे बुंदेलखंड रीजन में क्या स्थापित किया जा रहा है, बीडा की स्थापना की जा रही है। इसका नाम क्या होगा, इसका संबंध होगा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका नाम होगा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में यह नाम आपको देख मिल जाएगा, बीडा के नाम पे स्थापित किया जा रहा है। हालांकि नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा के नाम से 3 नाम ध्यान रखिएगा, नोएडा है, नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा है, और ग्रेटर नोएडा के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम है न्यू नोएडा, ठीक है। न्यू नोएडा की जब बात की जाए तो ये नाम आपको मिलता है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। एक नाम आता है कि कुत्तों पर शोध करने के लिए देश का पहला कैनाइन सेंटर आपका स्थापित किया गया है, कुत्तों पर। क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल समाज में कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, आवारा कुत्तों की, जो आपने देखा होगा चारों तरफ घूमते रहते हैं, कौनो गली में चले जाए तो भौंक के काट लेंगे।
तो इस दशा में अगर हम देखें तो ऐसे कैनाइन को रोकने के लिए यह आपका एक सेंटर स्थापित किया गया है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि कुत्ते की जब बात की जाए, कुत्ते बेकार नहीं होते, बहुत वफादार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सीन क्या हो गया, चूंकि आवारा कुत्तों की संख्या जब ज़्यादा हो गई है तो इनके काट लेने से एक बीमारी आपने देखी होगी, रेबीज। रेबीज अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया के रूप में भी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया के संदर्भ में आपने देखा होगा कि ये एक ऐसी सामान्य बीमारी हो गई है। पहली बात तो इसका कोई दवा नहीं है होने के बाद, तो अंतोगत्वा क्या होती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब डेथ को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसी परिप्रेक्ष्य अभी आपने सुना होगा एक केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के द्वारा आदेश भी जारी किया गया है कि जो 25 विदेशी ब्रांड होती हैं, ठीक है, 25 जो विदेशी ब्रांड के आपके कुत्ते होते हैं, आप उनको नहीं पाल सकते अपने घरों में। उसको लेकर के क्या किया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। उनका पहली बात तो नसबंदी वगैरह कराया जाएगा, और अगर आप पालते हैं तो उस दशा में आपसे 5,000 रुपये जुर्माने रखे जाएंगे। अगर आप पहली दशा में पकड़े जाते हैं तो जब्त खाली करके छोड़ दिया जाएगा, और दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो जेलियो भर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुत्तों को रोकने की बात की जा रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश का पहला कैनाइन सेंटर आपका स्थापित किया गया है। कहाँ पे, तो यह स्थापित किया गया है बरेली में। ठीक है, बरेली की जब बात की जाए, चूंकि आप भी जानते हैं बरेली में क्या होता है, यहाँ पे पशु शोध संस्थान स्थित है। पशु चिकित्सा की जब बात की जाए तो यह आपको देख मिलता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मांस शोध संस्थान है, और पक्षी शोध संस्थान की जब बात की जाए तो यह भी आपको यहाँ पर देख मिलता है। वैसे कुक्कुर के लिए ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर कुत्ता पार्क स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे स्थापित है, तो कुत्ता पार्क की जब बात की जाए तो ये अभी हाल फिलहाल में लखनऊ में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी रही बात क्लास के पीडीएफ की, तो क्लास की पीडीएफ क्या होता है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, और कोशिश आज से होगी, ठीक है, आज से पूरी कोशिश होगी कि ये जो आपकी क्लासेज हैं इन सब की, पहली बात तो पिछली क्लासेज की जितनी पीडीएफ हैं और आज से होने वाली जितनी क्लासेज हैं, इन सब की पीडीएफ क्या हो, वो आपको जैसा कि हमने बताया है कि एठो एप्लीकेशन है जेकर नाम का है GK GS बाई अमित पांडे। तो GK GS बाई अमित पांडे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वहीं पे क्या होगा, एक समग्र रूप पे आपको क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी आप डाउनलोड करेंगे तो हमें लगता है अभी बिल्कुल खाली मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब धीरे धीरे चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, और पढ़ाएँ, टाइम है, कहाँ पढ़ाएँ। ये देखिए, इन व्यक्ति को पहचानते हैं, इनको, ये इनका नाम है अमित पांडे। इन्होंने तो कोर्स लॉन्च किया है 999 रुपये का। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, 90% डिस्काउंट, खाली 99 रुपये में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वही एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे वो मिलेगा, और ध्यान रखिएगा कब से, पहली तारीख से आपका चालू हो जाएगा, जहाँ में नई नई चीज़ मिलेंगी। नई चीज़ का जैसे हैंड रिटन नोट मिलेगा, जैसे पीडीएफ मिलेगा पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, पूरा क्लास मिलेगा लाइव वाला। ठीक है, एकरे अलावा आप कह सकते हो कि लाइव क्लास करने नहीं मन है तो रिकॉर्डिंग क्लास कभी देख लिया, दोपहरिया में, संझा में भी नहीं। उसके बाद रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा, एठू ई बुक मिलेगा, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन की श्रृंखला मिलेगी। हाँ, डाउट सेशन होगा, साप्ताहिक टेस्ट होगा। ठीक है, तो दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलेंगी। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए भाई, चूँकि ये सब हमारे मायाजाल से बाहर था, तब जैसी जैसी चीज़ें हमें समझ में आएंगी उन चीज़ों को क्या करेंगे, पूछना थोड़ी ना, ऐड कर देना है, बस बात खत्म। आपके लिए जितना बेहतर हो पाएगा उसको हम करेंगे, ये तो हमारा पहले दिवस से वादा है। ठीक है, तो करते हैं, उसकी भी शुरुआत पहली तारीख से हो जाएगी। टाइमिंग हमने रखी है 3 बजे से 4 बजे, शाम का जो समय है 3 बजे से 4 बजे तक, वही टाइमिंग हमने रखी है, और वहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, पानी नहीं पीते हैं, आए हो बड़ा कुछ हो। ठीक है, तो फिर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं फिर, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बार फिर से, जिन लोगों ने होली मना ली है उनके लिए होली की शुभ संध्या, और जिन लोगों के यहाँ कल होली है, क्योंकि जैसे हमारा जो ज़िला है सिद्धार्थनगर, लोगों के माध्यम से यह पता चला कि हमारे यहाँ पे होली जो है वो कल मनाई जाएगी। मतलब पूर्वांचल की बात करें, दिल्ली में तो आज ही मना लिया गया, कल कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल विशेष में कल होली है। तो होली की पूर्व संध्या पर आप सबको रंग और गुलाल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलेगा, तो फिर आज के लिए इतना ही। जोगीरा सारा रारा।